नमस्कार दोस्तों, आप देख रहे हैं सिविल इंजीनियरिंग इंफ्रास्ट्रक्चर। इस चैनल पर हम रोड कंस्ट्रक्शन, पेवमेंट इंजीनियरिंग, लैबोरेटरी टेस्टिंग और प्रैक्टिकल सिविल इंजीनियरिंग कॉन्सेप्ट्स को डिटेल में समझते हैं। आज के इस लेक्चर में हम एक बहुत ही इंटरेस्टिंग और थोड़ा एडवांस्ड रिसर्च टॉपिक को समझने वाले हैं। Optimization of aggregate particle packing for improved interfacial bonding in wrap-based concrete mixtures। अब नाम सुनकर थोड़ा कॉम्प्लेक्स लग सकता है और ऑनेस्टली बोलूं तो यह लेक्चर थोड़ा लंबा भी होने वाला है, लेकिन मैं आपको गारंटी देता हूं, अगर आप इसे एंड तक देखते हैं तो आपको न सिर्फ समझ आएगा बल्कि आपको मजा भी आएगा, क्योंकि हम इसे स्टेप बाय स्टेप बहुत आसान और प्रैक्टिकल तरीके से समझेंगे। तो सबसे पहले समझते हैं कि यह टॉपिक एक्चुअली क्या कह रहा है। यहाँ हम बात कर रहे हैं रिक्लेम्ड एस्फाल्ट पेवमेंट यानी रैप की। मतलब जब पुराने एस्फाल्ट रोड्स को रिमूव किया जाता है तो उस मटेरियल को वेस्ट नहीं किया जाता बल्कि रिसाइकल करके दोबारा यूज किया जाता है। अब यहाँ सबसे बड़ी प्रॉब्लम आती है बॉन्डिंग की। जब हम रैप एग्रीगेट्स को कंक्रीट में यूज करते हैं तो उनकी सरफेस पर बिटुमेन कोटिंग होती है। यह कोटिंग सीमेंट पेस्ट और एग्रीगेट्स के बीच स्ट्रॉन्ग बॉन्डिंग बनने नहीं देती। इसी वजह से रैप बेस्ड कंक्रीट की स्ट्रेंथ और ओवरऑल परफॉर्मेंस प्रभावित होती है। तो इस लेक्चर में हम यह समझेंगे कि अगर हम एग्रीगेट्स की पार्टिकल पैकिंग को ऑप्टिमाइज करें तो क्या हम इस बॉन्डिंग प्रॉब्लम को इम्प्रूव कर सकते हैं या नहीं। इस पूरे लेक्चर में हम स्टेप बाय स्टेप समझेंगे रैप मटेरियल क्या होता है, उसका बिहेवियर कैसा होता है, पार्टिकल पैकिंग क्या होती है, सीपीएम मॉडल क्या होता है, लैबोरेटरी टेस्टिंग कैसे की जाती है और सबसे इम्पोर्टेंट एक्चुअल रिसर्च रिजल्ट्स क्या कहते हैं। यह लेक्चर सिर्फ थियोरेटिकल नहीं होगा, इसमें आपको प्रैक्टिकल इंजीनियरिंग अंडरस्टैंडिंग, रिसर्च लेवल क्लैरिटी और माइक्रोस्ट्रक्चरल बिहेवियर की डीप एक्सप्लेनेशन मिलेगी। अगर आप सिविल इंजीनियरिंग स्टूडेंट हैं, साइट इंजीनियर हैं या कॉम्पिटिटिव एग्जाम्स की तैयारी कर रहे हैं तो यह लेक्चर आपके लिए बहुत ही यूजफुल होने वाला है। प्रेजेंटेड बाय सिविल इंजीनियरिंग इंफ्रास्ट्रक्चर, इंट्रोडक्शन टू रैप। अब इस स्लाइड में हम रिक्लेम्ड एस्फाल्ट पेवमेंट यानी रैप को डिटेल में समझते हैं। रिक्लेम्ड एस्फाल्ट पेवमेंट एक रिसाइकल्ड मटेरियल होता है जो एग्जिस्टिंग एस्फाल्ट पेवमेंट को रिमूव करके और प्रोसेस करके प्राप्त किया जाता है। मतलब जब पुराने एस्फाल्ट रोड्स को रिमूव किया जाता है तो उस मटेरियल को वेस्ट नहीं किया जाता बल्कि उसे रिकवर करके दोबारा यूज किया जाता है। इस प्रोसेस से हम पुराने मटेरियल को नई पेवमेंट कंस्ट्रक्शन में रीयूज कर सकते हैं। अब अगर हम रैप के कॉम्पोजिशन की बात करें तो रैप मटेरियल के अंदर मुख्य रूप से 3 चीजें होती हैं: एग्रीगेट्स, एज्ड बिटुमेन बाइंडर और मिनरल फिलर। यह तीनों मिलकर रैप मटेरियल का स्ट्रक्चर बनाते हैं। अब रैप यूज करने के कुछ इम्पोर्टेंट फायदे भी हैं। सबसे पहला फायदा यह है कि रिसाइकलिंग एस्फाल्ट कंस्ट्रक्शन कॉस्ट को रिड्यूस करता है, क्योंकि हमें नए रॉ मटेरियल्स की जरूरत कम पड़ती है। दूसरा, यह नेचुरल रिसोर्सेस को बचाने में मदद करता है। और तीसरा, रैप सस्टेनेबल और एनवायरमेंटली फ्रेंडली कंस्ट्रक्शन को सपोर्ट करता है। मतलब ओवरऑल देखा जाए तो रैप एक ऐसा मटेरियल है जो कॉस्ट इफेक्टिव भी है और एनवायरनमेंट के लिए भी बेनिफिशियल है। अब यहाँ जो इंजीनियर्स नोट दिया गया है उसका मेन आइडिया यह है कि
रैप मटेरियल को यूज करते समय प्रॉपर प्रोसेसिंग और सही मिक्स डिजाइन बहुत जरूरी होता है। अगर प्रोसेसिंग और मिक्स डिजाइन सही तरीके से नहीं किया गया तो पेवमेंट लेयर्स की स्ट्रेंथ और ड्यूरेबिलिटी प्रभावित हो सकती है। इसलिए रैप का यूज करते समय केवल मटेरियल रीयूज करना ही काफी नहीं है, बल्कि उसे सही तरीके से डिजाइन करना भी उतना ही जरूरी है। नीड फॉर एस्फाल्ट पेवमेंट रिसाइकलिंग। अब इस स्लाइड में हम समझते हैं कि एस्फाल्ट पेवमेंट रिसाइकलिंग की जरूरत क्यों पड़ती है। आज के समय में रोड इंफ्रास्ट्रक्चर का डेवलपमेंट बहुत तेजी से बढ़ रहा है। इस वजह से एग्रीगेट्स और बिटुमेन की डिमांड भी लगातार बढ़ती जा रही है। लेकिन अगर हम पुराने पेवमेंट मटेरियल्स को वेस्ट के रूप में डिस्पोज करते हैं तो इससे एनवायरमेंटल और इकोनॉमिक दोनों तरह की प्रॉब्लम्स पैदा होती हैं। अब अगर हम प्रैक्टिकल सिनारियो देखें तो रोड रिहैबिलिटेशन के दौरान बड़ी मात्रा में ओल्ड एस्फाल्ट पेवमेंट जनरेट होता है। मतलब जब सड़कों की मरम्मत या रिकंस्ट्रक्शन होता है तो बहुत ज्यादा पुराना मटेरियल निकलता है। अब यहाँ एक बड़ी समस्या आती है डिस्पोजल की। अगर इस एस्फाल्ट वेस्ट को सही तरीके से मैनेज नहीं किया गया तो यह एनवायरमेंटल पोल्यूशन का कारण बन सकता है। इसी जगह रैप रिसाइकलिंग का रोल आता है। जब हम रैप को रिसाइकल करते हैं तो इससे मटेरियल कॉस्ट कम होती है और नेचुरल रिसोर्सेज भी प्रिजर्व होते हैं। मतलब हम नए एग्रीगेट्स और बिटुमेन की डिपेंडेंसी को कम कर सकते हैं। तो ओवरऑल देखा जाए तो एस्फाल्ट पेवमेंट रिसाइकलिंग केवल एक ऑप्शन नहीं है, बल्कि एक नेसेसिटी बन चुकी है। अब यहाँ जो इंजीनियर्स नोट दिया गया है उसका मेन आइडिया यह है कि रिसाइकलिंग एस्फाल्ट पेवमेंट मॉडर्न हाईवे इंजीनियरिंग में सबसे इफेक्टिव सस्टेनेबल प्रैक्टिसेस में से एक है। मतलब अगर हमें सस्टेनेबल कंस्ट्रक्शन करना है तो रिसाइकलिंग अप्रोच अपनाना बहुत जरूरी है। अगर आपको यहाँ तक यह कॉन्सेप्ट क्लियर हो रहा है और आप ऐसे ही प्रैक्टिकल सिविल इंजीनियरिंग टॉपिक्स सीखना चाहते हैं तो चैनल को सब्सक्राइब जरूर करें और बेल आइकन दबाना मत भूलिए ताकि आने वाले लेक्चर्स की नोटिफिकेशन आपको सबसे पहले मिले। कॉम्पोजिशन ऑफ रैप मटेरियल। अब इस स्लाइड में हम रैप मटेरियल की कॉम्पोजिशन को डिटेल में समझते हैं। रिक्लेम्ड एस्फाल्ट पेवमेंट यानी रैप मुख्य रूप से एग्रीगेट्स से बना होता है जिनकी सरफेस पर एज्ड बिटुमेन बाइंडर की कोटिंग होती है। यह मटेरियल एग्जिस्टिंग एस्फाल्ट पेवमेंट लेयर्स से रिकवर किया जाता है। अगर हम रैप के कंपोनेंट्स को समझें तो इसमें सबसे पहले आता है कोर्स और फाइन एग्रीगेट्स। मतलब रैप में दोनों प्रकार के एग्रीगेट्स मौजूद होते हैं जो मटेरियल की स्ट्रक्चर और स्ट्रेंथ को डिफाइन करते हैं। दूसरा कंपोनेंट है एज्ड बिटुमेन बाइंडर। यह बाइंडर एग्रीगेट्स की सरफेस पर कोटिंग के रूप में मौजूद होता है। लेकिन ध्यान देने वाली बात यह है कि यह बिटुमेन एज्ड होता है जिसकी प्रॉपर्टीज फ्रेश बिटुमेन से अलग होती हैं। तीसरा कंपोनेंट है मिनरल फिलर। यह भी रिसाइकल्ड मटेरियल के अंदर प्रेजेंट होता है जो मिक्सचर के ओवरऑल बिहेवियर को इन्फ्लुएंस करता है। तो अगर हम ओवरऑल देखें तो रैप एक सिंपल मटेरियल नहीं है। यह एग्रीगेट्स प्लस एज्ड बिटुमेन प्लस फिलर का कॉम्बिनेशन है और यही कॉम्बिनेशन इसके बिहेवियर को कॉम्प्लेक्स बनाता है। अब यहाँ जो इंजीनियर्स नोट दिया गया है उसका मेन आइडिया यह है रैप की कॉम्पोजिशन को समझना बहुत जरूरी है क्योंकि इसी के आधार पर इफेक्टिव रिसाइकल्ड पेवमेंट मिक्सचर डिजाइन किया जाता है। अगर कॉम्पोजिशन सही तरीके से समझ में नहीं आएगा तो मिक्स डिजाइन भी सही नहीं होगा। रैप कलेक्शन प्रोसेस।
अब इस स्लाइड में हम रैप मटेरियल के कलेक्शन प्रोसेस को समझते हैं। रिक्लेम्ड एस्फाल्ट पेवमेंट यानी रैप मुख्य रूप से एग्जिस्टिंग एस्फाल्ट रोड्स के रिहैबिलिटेशन या रिकॉन्स्ट्रक्शन के दौरान प्राप्त किया जाता है। मतलब जब पुरानी सड़कों की मरम्मत या दोबारा निर्माण किया जाता है तब रैप मटेरियल निकलता है। इस प्रोसेस में एक इम्पोर्टेंट रोल होता है मिलिंग मशीन्स का। स्पेशल मिलिंग मशीन्स एस्फाल्ट सरफेस को रिमूव करती हैं और उसी समय मटेरियल को कलेक्ट भी करती हैं ताकि उसे रिसाइकलिंग के लिए यूज किया जा सके। अब इस प्रोसेस को स्टेप बाय स्टेप समझते हैं। सबसे पहले मिलिंग मशीन्स डैमेज्ड एस्फाल्ट सरफेस को रिमूव करती हैं। मतलब जो सरफेस खराब हो चुकी होती है उसे केयरफुली काट करके निकाल लिया जाता है। इसके बाद कलेक्टेड मटेरियल को रिसाइकलिंग प्लांट्स तक ट्रांसपोर्ट किया जाता है, जहां इस मटेरियल को आगे प्रोसेस किया जाता है और फिर रिक्लेम्ड मटेरियल को रैप स्टॉकपाइल के रूप में स्टोर किया जाता है ताकि उसे आगे प्रोसेसिंग और मिक्स डिजाइन में यूज किया जा सके। तो ओवरऑल देखा जाए तो रैप कलेक्शन एक सिस्टमैटिक प्रोसेस है जिसमें रिमूवल, ट्रांसपोर्टेशन और स्टोरेज ये तीनों स्टेजेस शामिल होती हैं। अब यहाँ जो इंजीनियर्स नोट दिया गया है उसका मेन आइडिया यह है, अगर मिलिंग और कलेक्शन प्रोसेस एफिशिएंट होगा तो रिसाइकल्ड पेवमेंट मिक्सचर्स की क्वालिटी भी बेहतर होगी। मतलब कलेक्शन स्टेज ही फाइनल परफॉर्मेंस को इनडायरेक्टली अफेक्ट करता है। अगर आपको अब तक रैप का पूरा प्रोसेस स्टेप बाय स्टेप समझ में आ रहा है तो एक काम जरूर करें, चैनल को सब्सक्राइब करें और बेल आइकन दबाना मत भूलें, क्योंकि आगे हम और भी डीप इंजीनियरिंग कॉन्सेप्ट्स को इसी तरह आसान भाषा में समझने वाले हैं। प्रोसेसिंग ऑफ रिक्लेम्ड एस्फाल्ट पेवमेंट। अब इस स्लाइड में हम रैप मटेरियल के प्रोसेसिंग स्टेज को समझते हैं। कलेक्शन के बाद रैप मटेरियल को सीधे यूज नहीं किया जाता, बल्कि उसे प्रोसेस किया जाता है ताकि वह पेवमेंट कंस्ट्रक्शन के लिए सूटेबल बन सके। इस प्रोसेसिंग में मुख्य रूप से क्रशिंग, स्क्रीनिंग और कभी-कभी रीहीटिंग भी शामिल होता है। सबसे पहले रैप मटेरियल को क्रश किया जाता है, मतलब बड़े बड़े चंक्स को छोटे एग्रीगेट साइजेस में कन्वर्ट किया जाता है ताकि वह मिक्स डिजाइन के लिए सूटेबल हो सके। इसके बाद स्क्रीनिंग प्रोसेस किया जाता है। इसमें पार्टिकल्स को उनके साइज के अनुसार अलग किया जाता है ताकि सही ग्रेडेशन अचीव किया जा सके। कुछ केसेस में रैप मटेरियल को रीहीटिंग भी किया जाता है ताकि वह नए मटेरियल्स के साथ अच्छी तरह मिक्स हो सके। और अंत में प्रोसेस्ड रैप को एस्फाल्ट या कंक्रीट मिक्सचर्स में रीयूज किया जाता है। मतलब यह मटेरियल फिर से कंस्ट्रक्शन प्रोसेस में यूज के लिए तैयार हो जाता है। तो ओवरऑल देखा जाए तो प्रोसेसिंग स्टेज रैप मटेरियल की क्वालिटी को डायरेक्टली इन्फ्लुएंस करता है। अब यहाँ जो इंजीनियर्स नोट दिया गया है उसका मेन आइडिया यह है, प्रॉपर प्रोसेसिंग रैप मटेरियल की क्वालिटी को इंप्रूव करता है और रिसाइकल्ड पेवमेंट मिक्सचर्स की परफॉर्मेंस को बेहतर बनाता है। मतलब अगर प्रोसेसिंग सही होगी तो फाइनल आउटपुट भी अच्छा मिलेगा। इंट्रोडक्शन टू पार्टिकल पैकिंग। अब इस स्लाइड में हम पार्टिकल पैकिंग के कॉन्सेप्ट को समझते हैं जो इस पूरे लेक्चर का कोर कॉन्सेप्ट है। पार्टिकल पैकिंग का मतलब होता है पार्टिकल्स की अरेंजमेंट, जिसमें उन्हें इस तरह अरेंज किया जाता है कि मिक्सचर के अंदर मैक्सिमम डेंसिटी अचीव हो और वॉइड्स मिनिमम रहें। मतलब सिंपल भाषा में कहें तो पार्टिकल्स को इस तरह अरेंज करना कि खाली जगह कम से कम बचे। कंक्रीट और पेवमेंट मटेरियल्स में प्रॉपर पार्टिकल पैकिंग बहुत इंपॉर्टेंट होती है,
क्योंकि यह डायरेक्टली स्ट्रेंथ और ड्यूरेबिलिटी को इंप्रूव करती है। अब इस कॉन्सेप्ट को स्टेप बाय स्टेप समझते हैं। सबसे पहले लार्ज पार्टिकल्स मिक्सचर का प्राइमरी स्ट्रक्चर बनाते हैं, मतलब बड़े पार्टिकल्स फ्रेमवर्क तैयार करते हैं। इसके बाद स्मॉलर पार्टिकल्स लार्ज पार्टिकल्स के बीच की खाली जगह को फिल करते हैं, जिससे वॉइड्स कम हो जाते हैं और मिक्सचर डेंस बनता है। और जब हम इस पैकिंग को ऑप्टिमाइज करते हैं तो डेंसिटी बढ़ती है और मैकेनिकल परफॉर्मेंस इंप्रूव होती है, मतलब स्ट्रेंथ और ड्यूरेबिलिटी दोनों बेहतर होती हैं। तो ओवरऑल देखा जाए तो पार्टिकल पैकिंग एक बहुत पावरफुल कॉन्सेप्ट है जो मिक्सचर की परफॉर्मेंस को सिग्निफिकेंटली इंप्रूव कर सकता है। अब यहां जो इंजीनियर्स नोट दिया गया है उसका मेन आइडिया यह है। पार्टिकल पैकिंग को ऑप्टिमाइज करना एग्रीगेट्स और सीमेंट पेस्ट के बीच इंटरफेशियल बॉन्डिंग को इंप्रूव करने का एक इफेक्टिव तरीका है, खासकर रैप बेस्ड कंक्रीट में। मतलब यही कॉन्सेप्ट आगे जाकर हमारी मेन प्रॉब्लम बॉन्डिंग को सॉल्व करने में मदद करेगा। अगर आपको अब यह कॉन्सेप्ट क्लियर हो रहा है कि पार्टिकल पैकिंग कितना इम्पोर्टेंट है, तो वीडियो को लाइक जरूर करें और चैनल को सब्सक्राइब करके बेल आइकन दबाना मत भूलें, क्योंकि आगे हम इसी कॉन्सेप्ट को और भी डीप लेवल पर समझने वाले हैं। प्रॉब्लम विथ रैप बेस्ड कंक्रीट। अब इस स्लाइड में हम रैप बेस्ड कंक्रीट की मेन प्रॉब्लम्स को समझते हैं। हालांकि रैप एक सस्टेनेबल कंस्ट्रक्शन मटेरियल है, लेकिन जब इसे कंक्रीट मिक्सचर्स में यूज किया जाता है तो कुछ चैलेंजेस सामने आते हैं। इन चैलेंजेस का मेन कारण है रैप एग्रीगेट्स की सरफेस पर मौजूद एज्ड बिटुमेन कोटिंग। अब इस प्रॉब्लम को स्टेप बाय स्टेप समझते हैं। सबसे पहली समस्या, बिटुमेन कोटिंग एग्रीगेट्स और सीमेंट पेस्ट के बीच बॉन्डिंग को रिड्यूस कर देती है। मतलब जो स्ट्रॉन्ग बॉन्ड बनना चाहिए वह प्रॉपरली डेवलप नहीं हो पाता। दूसरी इंपॉर्टेंट समस्या, वीक इंटरफेशियल ट्रांजिशन जोन। इट्स वह जोन होता है जहां एग्रीगेट और सीमेंट पेस्ट मिलते हैं। अगर यह जोन वीक होगा तो कंक्रीट की स्ट्रेंथ डायरेक्टली रिड्यूस होगी। तीसरी समस्या, हायर रैप कंटेंट मैकेनिकल परफॉर्मेंस को रिड्यूस कर सकता है। मतलब अगर हम रैप का परसेंटेज ज्यादा बढ़ा देते हैं तो स्ट्रेंथ, ड्यूरेबिलिटी और ओवरऑल परफॉर्मेंस पर नेगेटिव इफेक्ट पड़ता है। तो ओवरऑल देखा जाए तो रैप का यूज बेनिफिशियल है, लेकिन इसके साथ बॉन्डिंग और स्ट्रेंथ की प्रॉब्लम भी जुड़ी हुई है। अब यहां जो इंजीनियर्स नोट दिया गया है उसका मेन आइडिया यह है। रैप एग्रीगेट्स और सीमेंट पेस्ट के बीच बॉन्डिंग को इंप्रूव करना ही इस टेक्नोलॉजी की सबसे बड़ी चैलेंज है। मतलब पूरी रिसर्च का फोकस इसी प्रॉब्लम को सॉल्व करने पर है। रिसर्च गैप। अब इस स्लाइड में हम रिसर्च गैप को समझते हैं, जो इस पूरे स्टडी का सबसे इंपॉर्टेंट फाउंडेशन है। अब तक कई रिसर्चर्स ने रैप एग्रीगेट्स को कंक्रीट में यूज करने पर काम किया है, लेकिन इसके बावजूद अभी भी कुछ मेजर चैलेंजेस मौजूद हैं, खासकर बॉन्डिंग और मैकेनिकल परफॉर्मेंस से जुड़े हुए। मतलब रिसर्च हुई है लेकिन प्रॉब्लम पूरी तरह सॉल्व नहीं हुई है। अब इसे थोड़ा गहराई से समझते हैं। जब हम रैप एग्रीगेट्स को कंक्रीट में यूज करते हैं तो सबसे पहले जो प्रॉब्लम आती है वह है पुअर पार्टिकल पैकिंग। अगर पार्टिकल्स सही तरीके से अरेंज नहीं होते तो मिक्सचर के अंदर वॉइड्स बढ़ जाते हैं। अब आप इमेजिन करके देखो, अगर एग्रीगेट्स के बीच खाली जगह ज्यादा होगी तो सीमेंट पेस्ट उन वॉइड्स को पूरी तरह फिल नहीं कर पाएगा, और जहां वॉइड्स रहेंगे वहां वीकनेस डेवलप होगी।
अब इसे एक सिंपल एग्जाम्पल से समझते हैं। मान लो आपने एक कंटेनर में सिर्फ बड़े बड़े पत्थर डाल दिए, तो उनके बीच काफी खाली जगह बच जाएगी। लेकिन अगर आप उन्हीं के बीच छोटे पार्टिकल्स डालते हो, तो वही खाली जगह फिल हो जाती है। यही पार्टिकल पैकिंग का कॉन्सेप्ट है। अगर पैकिंग पुअर होगी, वॉइड्स ज्यादा होंगे। अगर पैकिंग ऑप्टिमाइज्ड होगी, वॉइड्स कम होंगे। अब दूसरी बड़ी प्रॉब्लम आती है, वीक बॉन्डिंग बिटवीन रैप एग्रीगेट्स एंड सीमेंट पेस्ट। जैसा हमने पहले भी देखा, रैप एग्रीगेट्स की सरफेस पर बिटुमेन कोटिंग होती है। यह कोटिंग सीमेंट पेस्ट को डायरेक्टली अटैच होने नहीं देती, मतलब बॉन्ड वीक रहता है। अब अगर बॉन्ड वीक होगा, तो लोड ट्रांसफर भी प्रॉपर नहीं होगा और अल्टीमेटली कंक्रीट की स्ट्रेंथ कम हो जाएगी। अब तीसरी इंपॉर्टेंट बात, लिमिटेड रिसर्च ऑन ऑप्टिमाइजिंग पार्टिकल पैकिंग। अब तक ज्यादातर स्टडीज ने रैप यूज करने पर फोकस किया है, लेकिन पार्टिकल पैकिंग को ऑप्टिमाइज करने पर बहुत लिमिटेड रिसर्च हुई है। मतलब प्रॉब्लम पता है, लेकिन उसका प्रॉपर सॉल्यूशन एक्सप्लोर नहीं किया गया। यहीं पर यह रिसर्च इंपॉर्टेंट बन जाती है। यह स्टडी स्पेसिफिकली फोकस करती है पार्टिकल पैकिंग को ऑप्टिमाइज करके बॉन्डिंग और परफॉर्मेंस को इंप्रूव करना। अब राइट साइड में जो इमेज दिखाई गई है, वह भी इसी कॉन्सेप्ट को दिखा रही है। एक साइड पर पुअर पैकिंग है, जहां वॉइड्स ज्यादा हैं, और दूसरी साइड पर ऑप्टिमाइज्ड पैकिंग है, जहां पार्टिकल्स अच्छी तरह फिल हैं। यह विजुअल प्रूफ है कि पैकिंग इंप्रूव करने से स्ट्रक्चर डेंस हो जाता है। अब यहां जो इंजीनियर्स नोट दिया गया है, उसका मेन आइडिया यह है, अगर हम पार्टिकल पैकिंग को ऑप्टिमाइज करें, तो हम वॉइड्स को रिड्यूस कर सकते हैं और रैप बेस्ड कंक्रीट की स्ट्रेंथ और ड्यूरेबिलिटी को सिग्निफिकेंटली इंप्रूव कर सकते हैं। अब एक प्रैक्टिकल बात समझो, साइट पर अगर कंक्रीट में वॉइड्स ज्यादा होंगे, तो क्या होगा? स्ट्रेंथ कम होगी, पानी अंदर जाएगा, ड्यूरेबिलिटी कम होगी, क्रैक्स जल्दी आएंगे। लेकिन अगर पैकिंग प्रॉपर होगी, स्ट्रक्चर डेंस होगा, बॉन्डिंग बेटर होगी, स्ट्रेंथ इंप्रूव होगी, तो ओवरऑल इस स्लाइड का मेन टेक अवे यह है, प्रॉब्लम क्लियर है, पुअर पैकिंग प्लस वीक बॉन्डिंग। रिसर्च गैप क्लियर है, पैकिंग ऑप्टिमाइजेशन पर कम काम हुआ है। सॉल्यूशन डायरेक्शन क्लियर है, पार्टिकल पैकिंग को ऑप्टिमाइज करना। अगर आपको अब यह समझ में आ रहा है कि रिसर्च कहाँ मिसिंग थी और हम क्या नया सीखने वाले हैं, तो इस वीडियो को कंटिन्यू जरूर देखिए और चैनल को सब्सक्राइब करके बेल आइकन प्रेस करना मत भूलिए, क्योंकि अब हम एक्चुअल सॉल्यूशन की तरफ बढ़ने वाले हैं। रिसर्च ऑब्जेक्टिव। अब इस स्लाइड में हम इस पूरी रिसर्च का ऑब्जेक्टिव समझते हैं। मतलब अब तक हमने प्रॉब्लम समझ ली, अब हम यह समझेंगे कि इस रिसर्च का गोल क्या है। इस रिसर्च का मेन ऑब्जेक्टिव है रैप बेस्ड कंक्रीट की परफॉर्मेंस को इंप्रूव करना। लेकिन कैसे? एग्रीगेट्स की पार्टिकल पैकिंग को ऑप्टिमाइज करके, ताकि बॉन्डिंग बेहतर हो सके और इंटरनल वॉइड्स कम हो जाए। अब इसे स्टेप बाय स्टेप डिटेल में समझते हैं। सबसे पहला ऑब्जेक्टिव, इंप्रूव इंटरफेशियल बॉन्डिंग बिटवीन रैप एग्रीगेट्स एंड सीमेंट पेस्ट। जैसा हमने पहले देखा, रैप एग्रीगेट्स की सरफेस पर बिटुमेन कोटिंग होती है। यह कोटिंग बॉन्डिंग को वीक बना देती है। अब अगर बॉन्डिंग वीक होगी, तो लोड ट्रांसफर भी प्रॉपर नहीं होगा। अब इमेजिन करो, जब लोड कंक्रीट पर आता है,
तो वह एग्रीगेट से सीमेंट पेस्ट और फिर दूसरे एग्रीगेट तक ट्रांसफर होता है। अगर बीच में बॉन्डिंग वीक है तो लोड ट्रांसफर टूट जाएगा। यही फेलियर की शुरुआत होती है। इसलिए इस रिसर्च का पहला फोकस है बॉन्डिंग को स्ट्रॉन्ग बनाना। अब दूसरा ऑब्जेक्टिव, ऑप्टिमाइज पार्टिकल पैकिंग टू रिड्यूस इंटरनल वॉइड्स। जैसा हमने पिछले स्लाइड में देखा, अगर पैकिंग पुअर होगी तो वॉइड्स ज्यादा होंगे। अब वॉइड्स का मतलब क्या है? खाली जगह, और कंक्रीट में खाली जगह कमजोरी। एक सिंपल एग्जाम्पल समझो। अगर आपने ईंटों की दीवार बनाई और उनके बीच गैप्स छोड़ दिए तो वह दीवार वीक होगी। लेकिन अगर गैप्स प्रॉपरली फिल कर दिए तो वही स्ट्रक्चर स्ट्रॉन्ग बन जाएगा। यही कॉन्सेप्ट यहां भी अप्लाई होता है। जब पार्टिकल पैकिंग ऑप्टिमाइज होती है, वॉइड्स कम होते हैं, डेंसिटी बढ़ती है, स्ट्रक्चर कॉम्पैक्ट होता है। अब तीसरा ऑब्जेक्टिव, एनहांस मैकेनिकल स्ट्रेंथ एंड ड्यूरेबिलिटी। मतलब फाइनल गोल क्या है? कंक्रीट को स्ट्रॉन्गर और ड्यूरेबल बनाना। अब यहां एक इंपॉर्टेंट बात समझो। स्ट्रेंथ और ड्यूरेबिलिटी डायरेक्टली डिपेंड करते हैं बॉन्डिंग पर, पैकिंग पर, वॉइड्स पर। अगर ये तीनों इंप्रूव हो जाएं, तो ओवरऑल परफॉर्मेंस ऑटोमेटिकली इंप्रूव हो जाती है। अब राइट साइड में जो इमेज दिखाई गई है वह ऑप्टिमाइज्ड पार्टिकल पैकिंग को रिप्रेजेंट करती है, जहां लार्ज एग्रीगेट्स स्ट्रक्चर बना रहे हैं, स्मॉलर एग्रीगेट्स वॉइड्स फिल कर रहे हैं। रिजल्ट डेंस और स्ट्रॉन्ग स्ट्रक्चर। अब यहां जो इंजीनियर्स नोट दिया गया है उसका मेन आइडिया यह है, एग्रीगेट पार्टिकल पैकिंग को ऑप्टिमाइज करना बहुत क्रूशियल रोल प्ले करता है, डेंसिटी बढ़ाने में, स्ट्रेंथ इंप्रूव करने में और ओवरऑल परफॉर्मेंस एनहांस करने में। अब इसे प्रैक्टिकल पॉइंट ऑफ व्यू से समझो। साइट पर अगर आप कंक्रीट डाल रहे हो और उसमें प्रॉपर पैकिंग नहीं है तो क्या होगा? हनी कोम्बिंग आएगा, वॉइड्स रहेंगे, स्ट्रेंथ कम होगी, ड्यूरेबिलिटी खराब होगी। लेकिन अगर पैकिंग ऑप्टिमाइज्ड है, स्ट्रक्चर कॉम्पैक्ट होगा, बॉन्डिंग बेटर होगी, लाइफ स्पैन बढ़ेगी। तो इस स्लाइड का फाइनल टेकअवे यह है, ऑब्जेक्टिव क्लियर है, परफॉर्मेंस इंप्रूव करना। अप्रोच क्लियर है, पार्टिकल पैकिंग ऑप्टिमाइज करना। टारगेट क्लियर है, बॉन्डिंग इंप्रूव प्लस वॉइड्स रिड्यूस प्लस स्ट्रेंथ बढ़ाना। अगर आपको अब यह क्लियर हो गया है कि यह रिसर्च एग्जैक्टली अचीव क्या करना चाहती है, तो आगे का पार्ट आपके लिए और भी इंटरेस्टिंग होने वाला है। तो वीडियो को कंटिन्यू जरूर देखिए और चैनल को सब्सक्राइब करके बेल आइकन दबाना मत भूलिए, क्योंकि अब हम मेथडोलॉजी और एक्चुअल इम्प्लीमेंटेशन की तरफ बढ़ने वाले हैं। रिसर्च मेथडोलॉजी ओवरव्यू। अब इस स्लाइड में हम पूरी रिसर्च की मेथडोलॉजी को समझते हैं। मतलब अब तक हमने प्रॉब्लम और ऑब्जेक्टिव समझ लिया। अब हम यह देखेंगे कि इस प्रॉब्लम को सॉल्व करने के लिए रिसर्चर्स ने अप्रोच क्या अपनाई। इस रिसर्च मेथडोलॉजी का मेन फोकस है रैप बेस्ड कंक्रीट की परफॉर्मेंस को इंप्रूव करना, और यह इंप्रूवमेंट अचीव किया जाता है ऑप्टिमाइज्ड पार्टिकल पैकिंग के थ्रू और सिस्टेमैटिक एक्सपेरिमेंटल इन्वेस्टिगेशन के माध्यम से। अब यहां एक बहुत इंपॉर्टेंट वर्ड है, सिस्टेमैटिक। मतलब यह रिसर्च रैंडम तरीके से नहीं की गई है, बल्कि एक प्रॉपर स्टेप बाय स्टेप साइंटिफिक प्रोसेस फॉलो किया गया है। अब इस पूरी मेथडोलॉजी को स्टेप बाय स्टेप समझते हैं। स्टेप 1, सिलेक्शन
एंड कैरेक्टराइजेशन ऑफ मटेरियल्स। सबसे पहला स्टेप है रैप एग्रीगेट्स और बाकी मटेरियल्स का सिलेक्शन और कैरेक्टराइजेशन। मतलब कौन सा रैप यूज होगा, उसकी प्रॉपर्टीज क्या हैं, एग्रीगेट्स का साइज, शेप, टेक्सचर क्या है। अब यहां कैरेक्टराइजेशन का मतलब क्या है? मटेरियल की प्रॉपर्टीज को डिटेल में स्टडी करना, जैसे स्पेसिफिक ग्रेविटी, ग्रेडेशन, सरफेस टेक्सचर। अगर आप शुरुआत में मटेरियल को सही से नहीं समझते तो आगे का पूरा मिक्स डिजाइन गलत हो सकता है। इसलिए यह स्टेप बहुत क्रिटिकल है। स्टेप 2, पार्टिकल पैकिंग ऑप्टिमाइजेशन। अब दूसरा स्टेप आता है पार्टिकल पैकिंग को ऑप्टिमाइज करना। यह इस पूरी रिसर्च का कोर पार्ट है। यहां एनालिटिकल मॉडल्स का यूज किया जाता है, जैसे CPM कंप्रेसिबल पैकिंग मॉडल, ताकि एग्रीगेट्स को इस तरह अरेंज किया जाए कि वॉइड्स मिनिमम हो, डेंसिटी मैक्सिमम हो। अब इमेजिन करो, आपके पास अलग अलग साइज के पार्टिकल्स हैं। अगर आप उन्हें रैंडमली डालोगे वॉइड्स ज्यादा होंगे, लेकिन अगर आप उन्हें साइंटिफिकली अरेंज करोगे, छोटे पार्टिकल्स बड़े पार्टिकल्स के बीच की जगह भर देंगे। यही ऑप्टिमाइजेशन है। स्टेप 3, कॉन्क्रीट मिक्स प्रिपरेशन। अब तीसरा स्टेप आता है कॉन्क्रीट मिक्सचर्स की प्रिपरेशन। मतलब ऑप्टिमाइज्ड पैकिंग के आधार पर मिक्स डिजाइन बनाया जाता है। यहां ध्यान दिया जाता है सही प्रोपोर्शन, वाटर सीमेंट रेशियो, रैप कंटेंट। अब यह बहुत इंपॉर्टेंट है क्योंकि अगर मिक्स डिजाइन सही नहीं है तो पूरी ऑप्टिमाइजेशन बेकार हो जाएगी। स्टेप 4, लैबोरेटरी टेस्टिंग एंड परफॉर्मेंस इवैल्यूएशन। अब फाइनल स्टेप आता है लैबोरेटरी टेस्टिंग और परफॉर्मेंस इवैल्यूएशन। मतलब जो कॉन्क्रीट बनाया गया है उसकी एक्चुअल परफॉर्मेंस चेक की जाती है। यहां टेस्ट्स किए जाते हैं जैसे कंप्रेसिव स्ट्रेंथ, फ्लेक्सुरल स्ट्रेंथ, ड्यूरेबिलिटी टेस्ट्स। अब यहां एक बहुत इंपॉर्टेंट बात समझो, थ्योरी तभी वैलिड है जब प्रैक्टिकल रिजल्ट उसे सपोर्ट करे। इसलिए टेस्टिंग स्टेज सबसे क्रिटिकल होती है। राइट साइड फ्लो डायग्राम एक्सप्लेनेशन। अब राइट साइड में जो डायग्राम दिया गया है वह पूरी मेथडोलॉजी को विजुअली दिखा रहा है। 1, मटेरियल सिलेक्शन। 2, पार्टिकल पैकिंग ऑप्टिमाइजेशन। 3, कॉन्क्रीट मिक्स प्रिपरेशन। 4, परफॉर्मेंस इवैल्यूएशन। यह एक कंप्लीट फ्लो है, शुरुआत से लेकर फाइनल रिजल्ट तक। अब यहां जो इंजीनियर्स नोट दिया गया है उसका मेन आइडिया यह है सिस्टेमैटिक एक्सपेरिमेंटल मेथडोलॉजी यह इंश्योर करती है कि रैप बेस्ड कॉन्क्रीट मिक्सचर्स की परफॉर्मेंस का एक्यूरेट इवैल्यूएशन हो सके। मतलब अगर प्रोसेस प्रॉपर होगा तो रिजल्ट भी रिलायबल होगा। प्रैक्टिकल अंडरस्टैंडिंग। अब इसे साइट लेवल पर समझो। अगर आप बिना प्लानिंग के कंक्रीट बना रहे हो, मटेरियल चेक नहीं किया, मिक्स डिजाइन रैंडम है, टेस्टिंग नहीं की, तो रिजल्ट अनरिलायबल होगा। लेकिन अगर आप प्रॉपर मेथडोलॉजी फॉलो करते हो, सही मटेरियल सिलेक्शन, प्रॉपर डिजाइन, टेस्टिंग, तो क्वालिटी एश्योर्ड होगी। फाइनल टेक अवे, रिसर्च रैंडम नहीं होती, सिस्टमैटिक होती है। हर स्टेप का अपना इंपॉर्टेंस है। फाइनल परफॉर्मेंस पूरी प्रोसेस पर डिपेंड करती है। मटेरियल्स यूज्ड इन द स्टडी। अब इस स्लाइड में हम उन मटेरियल्स को समझते हैं जो इस पूरी रिसर्च में यूज किए गए हैं।
किसी भी एक्सपेरिमेंटल स्टडी में मटेरियल्स बहुत इंपॉर्टेंट रोल प्ले करते हैं, क्योंकि फाइनल रिजल्ट पूरी तरह इस बात पर डिपेंड करता है कि आपने कौन सा मटेरियल यूज किया है और उसकी प्रॉपर्टीज क्या हैं। इस रिसर्च में रैप बेस्ड कंक्रीट की एक्सपेरिमेंटल इन्वेस्टिगेशन के लिए कई कंस्ट्रक्शन मटेरियल्स का यूज किया गया है। इनमें मुख्य रूप से शामिल हैं रिसाइकल्ड एग्रीगेट्स और कन्वेंशनल कंक्रीट इंग्रेडिएंट्स। अब इन मटेरियल्स को एक एक करके डिटेल में समझते हैं। एक, रिक्लेम्ड एस्फाल्ट पेवमेंट रैप एग्रीगेट्स सबसे पहला और सबसे इंपॉर्टेंट मटेरियल है। रैप एग्रीगेट्स यह रिसाइकल्ड एस्फाल्ट रोड्स से प्राप्त किए जाते हैं। अब यहां एक इंपॉर्टेंट बात समझनी है। रैप एग्रीगेट्स नॉर्मल एग्रीगेट्स से अलग होते हैं। क्यों? क्योंकि इनकी सरफेस पर एज्ड बिटुमेन कोटिंग होती है। यह कोटिंग ही इस पूरे रिसर्च की प्रॉब्लम भी है और फोकस भी। अब प्रैक्टिकल तरीके से सोचो, अगर एग्रीगेट की सरफेस स्मूथ या कोटेड है तो सीमेंट पेस्ट उस पर प्रॉपरली अटैच नहीं होगा। यही बॉन्डिंग प्रॉब्लम का रूट कॉज है। इसलिए रैप एग्रीगेट्स को समझना और कैरेक्टराइज करना बहुत जरूरी होता है। 2, नेचुरल एग्रीगेट्स अब दूसरा मटेरियल है। नेचुरल एग्रीगेट्स इन्हें मिक्स में इसलिए यूज किया जाता है ताकि प्रॉपर ग्रेडेशन मेंटेन किया जा सके। अब ग्रेडेशन का मतलब क्या है? डिफरेंट साइजेस के एग्रीगेट्स का सही प्रोपोर्शन। अगर ग्रेडेशन प्रॉपर नहीं होगा, वॉइड्स ज्यादा होंगे, पैकिंग खराब होगी, स्ट्रेंथ कम होगी। इसलिए नेचुरल एग्रीगेट्स का रोल है रैप एग्रीगेट्स के साथ बैलेंस बनाना। 3, ऑर्डिनरी पोर्टलैंड सीमेंट ओपीसी अब तीसरा मटेरियल है ऑर्डिनरी पोर्टलैंड सीमेंट। यह कंक्रीट का बाइंडिंग मटेरियल होता है। सीमेंट का मेन काम क्या है? एग्रीगेट्स को बाइंड करना। जब सीमेंट पानी के साथ रिएक्ट करता है, हाइड्रेशन, तो एक पेस्ट बनता है जो एग्रीगेट्स को जोड़कर सॉलिड स्ट्रक्चर बनाता है। लेकिन यहां प्रॉब्लम फिर वही आती है। अगर एग्रीगेट की सरफेस कोटेड है, जैसे रैप में, तो बॉन्डिंग वीक हो जाएगी। 4, वाटर अब अगला मटेरियल है वाटर। वाटर का रोल बहुत क्रिटिकल है। यह सीमेंट के साथ रिएक्ट करके हाइड्रेशन प्रोसेस को इनिशिएट करता है। अगर वाटर सही मात्रा में नहीं होगा, कम होगा हाइड्रेशन इनकम्प्लीट, ज्यादा होगा स्ट्रेंथ कम। इसलिए वाटर सीमेंट रेशियो बहुत इंपॉर्टेंट पैरामीटर है। राइट साइड इमेज एक्सप्लेनेशन अब राइट साइड में जो इमेज दी गई है वह इन सभी मटेरियल्स को विजुअली दिखा रही है। रैप एग्रीगेट्स, नेचुरल एग्रीगेट्स, सीमेंट, वाटर। यह इमेज हमें एक क्लियर आइडिया देती है कि कंक्रीट मिक्स किन बेसिक कंपोनेंट्स से बनता है। इंजीनियर्स नोट एक्सप्लेनेशन अब यहां जो इंजीनियर्स नोट दिया गया है उसका मेन आइडिया यह है, मटेरियल्स का प्रॉपर सिलेक्शन और कैरेक्टराइजेशन बहुत जरूरी है ताकि रिलायबल एक्सपेरिमेंटल रिजल्ट्स प्राप्त किए जा सकें। मतलब अगर आपने मटेरियल सही चूज नहीं किया या उसकी प्रॉपर्टीज को समझा नहीं, तो पूरी रिसर्च का रिजल्ट गलत हो सकता है। प्रैक्टिकल अंडरस्टैंडिंग अब इसे साइट लेवल पर समझो। अगर आप कंस्ट्रक्शन साइट पर खराब क्वालिटी एग्रीगेट्स यूज करते हो, सीमेंट सही नहीं है, वाटर कंट्रोल नहीं है, तो कंक्रीट फेल हो सकता है। लेकिन अगर मटेरियल्स सही हैं,
परफॉर्मेंस रिलायबल होगी, स्ट्रेंथ प्रॉपर आएगी, ड्यूरेबिलिटी इंप्रूव होगी। फाइनल टेक अवे, कंक्रीट की क्वालिटी, मटेरियल्स की क्वालिटी। रैप एग्रीगेट्स स्पेशल केस हैं बिटुमेन कोटिंग के कारण। प्रॉपर सिलेक्शन और कैरेक्टराइजेशन मैंडेटरी है। प्रॉपर्टीज ऑफ रैप एग्रीगेट्स। अब इस स्लाइड में हम रैप एग्रीगेट्स की प्रॉपर्टीज को डिटेल में समझते हैं। यह बहुत इंपॉर्टेंट स्लाइड है क्योंकि यहीं से हमें यह समझ में आता है कि रैप एग्रीगेट्स नॉर्मल एग्रीगेट्स से अलग क्यों बिहेव करते हैं। रिक्लेम्ड एस्फाल्ट पेवमेंट एग्रीगेट्स की फिजिकल और मैकेनिकल प्रॉपर्टीज यूनिक होती हैं और इसका मेन रीजन है इनकी सरफेस पर मौजूद एज्ड बिटुमेन कोटिंग। अब इसे डिटेल में समझते हैं। बिटुमेन कोटिंग इफेक्ट। सबसे पहले रैप एग्रीगेट्स की सरफेस पर रेसिड्यूअल बिटुमेन बाइंडर की कोटिंग होती है। यह कोटिंग एस्फाल्ट पेवमेंट से आती है जो रिसाइक्लिंग के बाद भी एग्रीगेट्स पर बनी रहती है। अब यह कोटिंग क्या करती है? यह एग्रीगेट की सरफेस को बदल देती है। नॉर्मल एग्रीगेट्स की सरफेस रफ होती है जिससे सीमेंट पेस्ट अच्छे से अटैच हो जाता है, लेकिन रैप एग्रीगेट्स में सरफेस कोटेड और कंपैरेटिवली स्मूथ हो जाती है। इसका डायरेक्ट इफेक्ट बॉन्डिंग वीक हो जाती है। फिजिकल प्रॉपर्टीज डिफरेंस। अब दूसरी इंपॉर्टेंट बात, रैप एग्रीगेट्स की फिजिकल प्रॉपर्टीज नेचुरल एग्रीगेट्स से अलग होती हैं। इनमें शामिल हैं डेंसिटी, ग्रेडेशन, वाटर एब्जॉर्प्शन। डेंसिटी। रैप एग्रीगेट्स की डेंसिटी जनरली नेचुरल एग्रीगेट्स से कम हो सकती है। क्यों? क्योंकि बिटुमेन कोटिंग लाइटवेट होती है। ग्रेडेशन। ग्रेडेशन भी अलग हो सकती है क्योंकि रैप मटेरियल पहले से प्रोसेस्ड और क्रश्ड होता है। वाटर एब्जॉर्प्शन। रैप एग्रीगेट्स की वाटर एब्जॉर्प्शन बिहेवियर भी अलग होता है। बिटुमेन कोटिंग वाटर पेनिट्रेशन को अफेक्ट करती है। इसका मतलब मिक्स डिजाइन में एडजस्टमेंट्स करने पड़ते हैं। नीड फॉर प्रॉपर कैरेक्टराइजेशन। अब एक बहुत इंपॉर्टेंट पॉइंट, रैप एग्रीगेट्स को यूज करने से पहले प्रॉपर कैरेक्टराइजेशन जरूरी है। मतलब उनकी प्रॉपर्टीज मेजर करनी होंगी, बिहेवियर समझना होगा। अगर आप बिना कैरेक्टराइजेशन के यूज करोगे तो मिक्स डिजाइन गलत हो सकता है और परफॉर्मेंस खराब हो सकती है। राइट साइड इमेज एक्सप्लेनेशन। अब राइट साइड में जो इमेज दिखाई गई है वह इन प्रॉपर्टीज को विजुअली दिखा रही है। ग्रेडेशन, सिव एनालिसिस, डेंसिटी मेजरमेंट, बिटुमेन कोटिंग। यह इमेज हमें प्रैक्टिकल लैब सेटअप की अंडरस्टैंडिंग देती है। इंजीनियर्स नोट एक्सप्लेनेशन। अब यहां जो इंजीनियर्स नोट दिया गया है उसका मेन आइडिया यह है, रैप एग्रीगेट प्रॉपर्टीज को समझना बहुत जरूरी है ताकि ऑप्टिमाइज्ड और ड्यूरेबल रिसाइकल्ड कंक्रीट मिक्सचर्स डिजाइन किए जा सकें। मतलब सही डिजाइन, सही अंडरस्टैंडिंग ऑफ प्रॉपर्टीज, प्रैक्टिकल अंडरस्टैंडिंग। अब इसे साइट और लैब दोनों पर्सपेक्टिव से समझो। अगर आप रैप एग्रीगेट्स यूज कर रहे हो और उनकी प्रॉपर्टीज नहीं जानते, वाटर डिमांड गलत हो जाएगी, बॉन्डिंग इशू रहेगा, स्ट्रेंथ अनप्रेडिक्टेबल होगी। लेकिन अगर प्रॉपर्टीज प्रॉपरली नोन हैं, मिक्स डिजाइन एक्यूरेट होगा, परफॉर्मेंस प्रेडिक्टेबल होगी, ड्यूरेबिलिटी इंप्रूव होगी। फाइनल टेक अवे, रैप एग्रीगेट्स नॉर्मल एग्रीगेट्स जैसे बिहेव नहीं करते। बिटुमेन कोटिंग इनके बिहेवियर को चेंज करती है।
प्रॉपर कैरेक्टराइजेशन मैंडेटरी है। पार्टिकल पैकिंग थ्योरी। अब इस स्लाइड में हम पार्टिकल पैकिंग थ्योरी को डिटेल में समझते हैं। यह कॉन्सेप्ट इस पूरे रिसर्च का बैकबोन है, क्योंकि यहीं से हम समझते हैं कि एग्रीगेट्स को किस तरह अरेंज करना है ताकि मैक्सिमम परफॉर्मेंस अचीव की जा सके। पार्टिकल पैकिंग थ्योरी बेसिकली यह बताती है कि पार्टिकल्स को मिक्सचर में इस तरह अरेंज किया जाए कि मैक्सिमम डेंसिटी मिले और मिनिमम वॉइड स्पेसेस रहें। अब यहां दो इंपॉर्टेंट टर्म्स हैं, मैक्सिमम डेंसिटी, मिनिमम वॉइड्स। मैक्सिमम डेंसिटी क्या मतलब है? मैक्सिमम डेंसिटी का मतलब है जितना पॉसिबल हो उतना कॉम्पैक्ट स्ट्रक्चर बनाना। अब इमेजिन करो, आप एक कंटेनर में सिर्फ बड़े पत्थर डालते हो तो उनके बीच काफी खाली जगह बच जाती है। लेकिन अगर आप उन्हीं के बीच छोटे पार्टिकल्स डालते हो तो वही स्पेस फिल हो जाती है। रिजल्ट स्ट्रक्चर ज्यादा डेंस हो जाता है। मिनिमम वॉइड्स क्या मतलब है? वॉइड्स का मतलब है खाली जगह। कंक्रीट में अगर वॉइड्स ज्यादा होंगे, स्ट्रेंथ कम होगी, पानी अंदर जाएगा, ड्यूरेबिलिटी घटेगी। लेकिन अगर वॉइड्स कम होंगे, स्ट्रक्चर मजबूत होगा, ड्यूरेबिलिटी बढ़ेगी, परफॉर्मेंस इंप्रूव होगी। थ्योरी को स्टेप बाय स्टेप समझते हैं। अब इस थ्योरी को बुलेट पॉइंट्स के थ्रू समझते हैं। लार्जर पार्टिकल्स स्ट्रक्चरल स्केलेटन। लार्ज पार्टिकल्स क्या करते हैं? यह मिक्सचर का बेसिक स्ट्रक्चर बनाते हैं। मतलब जैसे बिल्डिंग में कॉलम्स और बीम्स होते हैं, वैसे ही लार्ज एग्रीगेट्स फ्रेमवर्क बनाते हैं। स्मॉलर पार्टिकल्स वॉइड फिलिंग। अब स्मॉलर पार्टिकल्स का रोल आता है। यह लार्ज पार्टिकल्स के बीच की खाली जगह को फिल करते हैं। यह बहुत इंपॉर्टेंट स्टेप है क्योंकि यहीं से वॉइड्स कम होते हैं। अब इमेजिन करो, अगर छोटे पार्टिकल्स नहीं होंगे तो बड़े पार्टिकल्स के बीच खाली स्पेस रह जाएगी। ऑप्टिमाइज्ड पैकिंग फाइनल रिजल्ट। जब लार्ज और स्मॉल पार्टिकल्स प्रॉपरली कॉम्बाइन होते हैं तब ऑप्टिमाइज्ड पैकिंग अचीव होती है। रिजल्ट, डेंसिटी इंक्रीज होती है, इंटरनल पोरोसिटी रिड्यूस होती है, मैकेनिकल परफॉर्मेंस इंप्रूव होता है। राइट साइड इमेज एक्सप्लेनेशन। अब राइट साइड में जो इमेज दिखाई गई है वह ऑप्टिमाइज्ड पार्टिकल पैकिंग को क्लियरली दिखा रही है। इसमें आप देख सकते हो लार्ज पार्टिकल्स ऑरेंज स्ट्रक्चर बना रहे हैं, मीडियम और स्मॉल पार्टिकल्स वॉइड्स फिल कर रहे हैं। यह एक आइडियल पैकिंग कंडीशन है। इंजीनियर्स नोट एक्सप्लेनेशन। अब यहां जो इंजीनियर्स नोट दिया गया है उसका मेन आइडिया यह है, एफिशिएंट पार्टिकल पैकिंग कंक्रीट की स्ट्रेंथ, ड्यूरेबिलिटी और बॉन्डिंग कैरेक्टरिस्टिक्स को सिग्निफिकेंटली इंप्रूव करती है। मतलब पैकिंग जितनी अच्छी होगी उतना ही कंक्रीट का परफॉर्मेंस बेहतर होगा। प्रैक्टिकल अंडरस्टैंडिंग। अब इसे साइट लेवल पर समझो। अगर कंक्रीट में एग्रीगेट्स रैंडमली डाल दिए गए, वॉइड्स ज्यादा होंगे, हनी कॉम्बिंग होगा, स्ट्रेंथ कम होगी। लेकिन अगर पैकिंग ऑप्टिमाइज्ड है, कंक्रीट डेंस होगा, बॉन्डिंग स्ट्रॉन्ग होगी, क्रैक्स कम होंगे। फाइनल टेक अवे, पार्टिकल पैकिंग अरेंजमेंट साइंस। गोल मैक्सिमम डेंसिटी प्लस मिनिमम वॉइड्स। रिजल्ट बेटर स्ट्रेंथ प्लस ड्यूरेबिलिटी प्लस परफॉर्मेंस। इंपॉर्टेंस ऑफ पैकिंग डेंसिटी। अब इस स्लाइड में हम पैकिंग डेंसिटी के इंपॉर्टेंस को डिटेल में समझते हैं।
यह कॉन्सेप्ट बहुत क्रूशल है क्योंकि यही डायरेक्टली डिसाइड करता है कि कंक्रीट स्ट्रॉन्ग बनेगा या वीक। पैकिंग डेंसिटी का मतलब होता है एग्रीगेट्स मिक्सचर में कितने क्लोजली पैक्ड हैं। अगर पैकिंग डेंसिटी हाई होगी, आर्टिकल्स एक दूसरे के करीब होंगे, वॉइड्स कम होंगे। और अगर पैकिंग डेंसिटी लो होगी, आर्टिकल्स के बीच गैप्स ज्यादा होंगे, वॉइड्स ज्यादा होंगे। हाई पैकिंग डेंसिटी क्या फायदा? अब सबसे पहले समझते हैं हाई पैकिंग डेंसिटी का इफेक्ट। हायर पैकिंग डेंसिटी लीड्स टू फ्यूअर वॉइड्स। मतलब जब पार्टिकल्स अच्छे से पैक होते हैं तो उनके बीच खाली जगह बहुत कम रह जाती है। अब इसका डायरेक्ट बेनिफिट क्या है? मैकेनिकल प्रॉपर्टीज इंप्रूव होती हैं। मतलब कंप्रेसिव स्ट्रेंथ बढ़ती है, ड्यूरेबिलिटी इंप्रूव होती है, परमिएबिलिटी कम होती है। लो पैकिंग डेंसिटी क्या प्रॉब्लम? अब दूसरी तरफ लो पैकिंग डेंसिटी, यहां क्या होता है? वॉइड्स ज्यादा होते हैं, सीमेंट पेस्ट को ज्यादा फिल करना पड़ता है, वीक जोन्स डेवलप होते हैं। अब इमेजिन करो, दो कंटेनर्स हैं, एक में पार्टिकल्स लूसली रखे हैं, वॉइड्स ज्यादा, दूसरे में टाइटली पैक्ड हैं, वॉइड्स कम। कौन सा स्ट्रॉन्गर होगा? ऑब्वियसली टाइटली पैक्ड वाला। बुलेट पॉइंट्स एक्सप्लेनेशन। अब स्लाइड के पॉइंट्स को एक एक करके समझते हैं। हायर पैकिंग डेंसिटी रिड्यूसेस इंटरनल वॉइड स्पेसेस। मतलब जितनी पैकिंग अच्छी होगी उतनी ही खाली जगह कम होगी। रिड्यूस्ड वॉइड्स इंप्रूव स्ट्रेंथ एंड ड्यूरेबिलिटी। यह बहुत इंपॉर्टेंट रिलेशन है। वॉइड्स स्ट्रेंथ। अब प्रैक्टिकल रीजन समझो। जहां वॉइड होगा वहीं क्रैक इनिशिएट होगा। ऑप्टिमाइज्ड पार्टिकल पैकिंग एनहांसेस परफॉर्मेंस। मतलब अगर पैकिंग ऑप्टिमाइज्ड है तो पूरा कंक्रीट बेटर परफॉर्म करेगा। राइट साइड इमेज एक्सप्लेनेशन। अब राइट साइड में जो कंपैरिजन इमेज है वह बहुत क्लियरली कॉन्सेप्ट समझाती है। लेफ्ट साइड लो पैकिंग डेंसिटी, वॉइड्स ज्यादा, लाल रंग से गैप्स दिख रहे हैं। राइट साइड हाई पैकिंग डेंसिटी, पार्टिकल्स क्लोजली पैक्ड, वॉइड्स बहुत कम। यही डिफरेंस पूरी परफॉर्मेंस चेंज कर देता है। अब यहां जो इंजीनियर्स नोट दिया गया है उसका मेन आइडिया यह है, पैकिंग डेंसिटी को इंप्रूव करना एग्रीगेट बेस्ड मटेरियल्स की स्ट्रक्चरल एफिशिएंसी बढ़ाने का सबसे इफेक्टिव तरीका है। मतलब अगर पैकिंग सही है तो पूरा स्ट्रक्चर एफिशिएंट होगा। प्रैक्टिकल अंडरस्टैंडिंग। अब इसे साइट लेवल पर समझो। अगर कंक्रीट में पैकिंग खराब है, हनीकॉम्बिंग आएगा, वॉइड्स रहेंगे, स्ट्रेंथ कम होगी। लेकिन अगर पैकिंग अच्छी है, कंक्रीट डेंस होगा, बॉन्डिंग स्ट्रॉन्ग होगी, ड्यूरेबिलिटी बढ़ेगी। फाइनल टेकअवे, पैकिंग डेंसिटी परफॉर्मेंस कंट्रोलर। हाई डेंसिटी लो वॉइड्स हाई स्ट्रेंथ, लो डेंसिटी हाई वॉइड्स वीक कंक्रीट। अगर आपको अब यह क्लियर हो गया है कि पैकिंग डेंसिटी कितना पावरफुल कॉन्सेप्ट है तो आगे आने वाले स्लाइड्स को मिस मत कीजिए, क्योंकि हम अब इसके प्रैक्टिकल इंप्लीमेंटेशन और मॉडल्स को और डीप में समझने वाले हैं। और अगर आप ऐसे ही डीप सिविल इंजीनियरिंग लेक्चर्स रेगुलरली देखना चाहते हैं तो चैनल को सब्सक्राइब करें और बेल आइकन दबाना बिल्कुल मत भूलिए। कंप्रेसिबल पैकिंग मॉडल CPM। अब इस स्लाइड में हम एक बहुत इंपॉर्टेंट कॉन्सेप्ट समझने वाले हैं, कंप्रेसिबल पैकिंग मॉडल CPM।
यह मॉडल पार्टिकल पैकिंग को साइंटिफिकली समझने और प्रिडिक्ट करने के लिए यूज किया जाता है। अब तक हमने कॉन्सेप्ट समझा था कि पैकिंग इंपॉर्टेंट है, लेकिन अब सवाल आता है, पैकिंग को मेजर कैसे करें और उसे ऑप्टिमाइज कैसे करें? यहीं पर सीपीएम मॉडल काम आता है। सीपीएम क्या है? कंप्रेसिबल पैकिंग मॉडल एक एनालिटिकल मॉडल है जो ग्रैन्युलर मटेरियल्स की पैकिंग डेंसिटी को प्रिडिक्ट करता है। मतलब, अगर आपके पास अलग अलग साइज के पार्टिकल्स हैं, तो यह मॉडल बता सकता है कि उन्हें कैसे अरेंज करें ताकि मैक्सिमम पैकिंग डेंसिटी अचीव हो सके। पार्टिकल इंटरैक्शंस सबसे इंपॉर्टेंट कॉन्सेप्ट। अब यहां एक बहुत इंपॉर्टेंट चीज आती है, पार्टिकल इंटरैक्शंस। मतलब, जब डिफरेंट साइज के पार्टिकल्स एक साथ होते हैं तो वे एक दूसरे को इन्फ्लुएंस करते हैं। अब इमेजिन करो, एक बड़ा पार्टिकल है, उसके आसपास छोटे पार्टिकल्स हैं। अब छोटे पार्टिकल्स बड़े पार्टिकल के आसपास फिल होंगे, लेकिन कुछ जगहों पर इंटरफियर भी करेंगे। यानी पार्टिकल्स सिर्फ फिल नहीं करते, बल्कि इंटरैक्ट भी करते हैं। सीपीएम इसी इंटरैक्शन को कंसिडर करता है। कंपैक्शन इफेक्ट। अब दूसरा कॉन्सेप्ट, कंपैक्शन। जब एक्सटर्नल फोर्स लगती है, जैसे वाइब्रेशन, कंपैक्शन, तो पार्टिकल्स और क्लोजली पैक हो जाते हैं। सीपीएम मॉडल यह भी कंसिडर करता है कि कंपैक्शन के बाद पैकिंग डेंसिटी कैसे चेंज होगी। मतलब, थियोरेटिकल पैकिंग प्लस प्रैक्टिकल कंपैक्शन, फाइनल पैकिंग। बुलेट पॉइंट्स एक्सप्लेनेशन। अब स्लाइड के पॉइंट्स को डिटेल में समझते हैं। सीपीएम प्रेडिक्ट्स पैकिंग डेंसिटी ऑफ मिक्स्ड एग्रीगेट्स। मतलब, यह मॉडल मिक्स्ड साइज एग्रीगेट्स की पैकिंग डेंसिटी प्रिडिक्ट करता है। यह बहुत यूजफुल है क्योंकि रियल कंक्रीट में हम हमेशा डिफरेंट साइजेस यूज करते हैं। इट कंसिडर्स इंटरैक्शन बिटवीन डिफरेंट पार्टिकल साइजेस। मतलब, सिर्फ साइज नहीं, बल्कि पार्टिकल्स का इंटरैक्शन भी इंपॉर्टेंट है। छोटे पार्टिकल्स हमेशा परफेक्टली फिट नहीं होते, कभी कभी डिस्टरबेंस भी क्रिएट करते हैं। सीपीएम इन सब इफेक्ट्स को इंक्लूड करता है। हेल्प्स इन डिजाइनिंग ऑप्टिमाइज्ड एग्रीगेट ग्रेडेशन। मतलब, इस मॉडल की मदद से हम आइडियल ग्रेडेशन डिजाइन कर सकते हैं। यानी कौन सा साइज कितना परसेंटेज में होना चाहिए ताकि वॉइड्स मिनिमम हो, डेंसिटी मैक्सिमम हो। राइट साइड इमेज एक्सप्लेनेशन। अब राइट साइड में जो इमेज है वह सीपीएम कॉन्सेप्ट को विजुअली दिखा रही है। डिफरेंट साइज पार्टिकल्स, लार्ज, मीडियम, स्मॉल, फाइन। ऊपर से कंप्रेसिबल फोर्सेस लग रही हैं। रिजल्ट, पार्टिकल्स और क्लोजली पैक हो रहे हैं। मैक्सिमम पैकिंग डेंसिटी अचीव हो रही है। अब यहां जो इंजीनियर्स नोट दिया गया है उसका मेन आइडिया यह है, सीपीएम मॉडल एक थियोरेटिकल अप्रोच प्रोवाइड करता है जिससे एग्रीगेट पैकिंग एफिशिएंसी इंप्रूव की जा सकती है, स्पेशली रैप बेस्ड कंक्रीट में। मतलब, यह मॉडल हमें साइंटिफिकली गाइड करता है कि बेस्ट पैकिंग कैसे अचीव करें। प्रैक्टिकल अंडरस्टैंडिंग। अब इसे प्रैक्टिकल तरीके से समझो। अगर आप बिना मॉडल के मिक्स डिजाइन कर रहे हो, ट्रायल एंड एरर होगा, टाइम ज्यादा लगेगा, रिजल्ट इनकंसिस्टेंट होगा। लेकिन अगर आप सीपीएम यूज करते हो, ऑप्टिमाइज्ड डिजाइन मिलेगा, वॉइड्स कम होंगे, परफॉर्मेंस बेटर होगी। फाइनल टेकअवे,
CPM साइंटिफिक टूल फॉर पैकिंग ऑप्टिमाइजेशन। यह पार्टिकल इंटरैक्शन प्लस कंपैक्शन दोनों कंसिडर करता है। यह ऑप्टिमल ग्रेडेशन डिजाइन करने में हेल्प करता है। तागुची ऑप्टिमाइजेशन मेथड। अब इस स्लाइड में हम एक और बहुत इंपॉर्टेंट कॉन्सेप्ट समझने वाले हैं, तागुची ऑप्टिमाइजेशन मेथड। यह मेथड मेनली यूज होता है प्रोसेस पैरामीटर्स को ऑप्टिमाइज करने के लिए, ताकि हम कम एक्सपेरिमेंट्स में बेस्ट रिजल्ट अचीव कर सकें। अब यहां एक बेसिक सवाल आता है, जब हमारे पास इतने सारे वेरिएबल्स हैं जैसे पार्टिकल साइज, प्रोपोर्शन, वाटर कंटेंट, तो हम बेस्ट कॉम्बिनेशन कैसे फाइंड करें? अगर हम हर पॉसिबल कॉम्बिनेशन को टेस्ट करें तो टाइम बहुत ज्यादा लगेगा, कॉस्ट बढ़ जाएगी, एक्सपेरिमेंट्स बहुत ज्यादा हो जाएंगे। यही प्रॉब्लम सॉल्व करता है तागुची मेथड। तागुची मेथड क्या है? तागुची मेथड एक स्टैटिस्टिकल अप्रोच है जो लिमिटेड नंबर ऑफ एक्सपेरिमेंट्स में ऑप्टिमल सॉल्यूशन फाइंड करने में मदद करता है। मतलब कम एक्सपेरिमेंट्स बेस्ट रिजल्ट। ऑर्थोगोनल अरे कोर कॉन्सेप्ट। अब इस मेथड का सबसे इंपॉर्टेंट पार्ट है ऑर्थोगोनल अरे। यह एक स्ट्रक्चर्ड टेबल होता है जिसमें डिफरेंट कॉम्बिनेशंस को सिस्टमैटिकली अरेंज किया जाता है। अब इमेजिन करो, आपके पास 3 फैक्टर्स हैं। फैक्टर ए पार्टिकल साइज, फैक्टर बी परसेंटेज, फैक्टर सी वाटर कंटेंट। अगर हर फैक्टर के 2-3 लेवल्स हैं तो टोटल कॉम्बिनेशंस बहुत ज्यादा हो सकते हैं। लेकिन तागुची मेथड क्या करता है? सिर्फ कुछ सिलेक्टेड कॉम्बिनेशंस को टेस्ट करता है, लेकिन ऐसे सिलेक्ट करता है कि मैक्सिमम इंफॉर्मेशन मिल जाए। यही एफिशिएंसी है इस मेथड की, ऑप्टिमल कॉम्बिनेशन आइडेंटिफाई करना। अब अगला स्टेप है ऑप्टिमल कॉम्बिनेशन फाइंड करना। एक्सपेरिमेंट्स करने के बाद तागुची मेथड एनालिसिस करता है कि कौन सा कॉम्बिनेशन बेस्ट परफॉर्मेंस दे रहा है। मतलब कौन सा पार्टिकल साइज बेस्ट है, कौन सा प्रोपोर्शन सही है, कौन सा मिक्स सबसे अच्छा परफॉर्म कर रहा है। वेरिएबिलिटी रिडक्शन। अब एक और इंपॉर्टेंट एडवांटेज, यह मेथड वेरिएबिलिटी को रिड्यूस करता है। मतलब रिजल्ट कंसिस्टेंट आता है। अब प्रैक्टिकल बात समझो, अगर मिक्स डिजाइन अनस्टेबल है तो स्ट्रेंथ हर बार बदल सकती है। लेकिन अगर ऑप्टिमाइजेशन सही है, रिजल्ट रिपीटेबल होगा, परफॉर्मेंस रिलायबल होगी। बुलेट पॉइंट्स एक्सप्लेनेशन। अब स्लाइड के पॉइंट्स को डिटेल में समझते हैं। Uses orthogonal arrays to design experiments efficiently। मतलब एक्सपेरिमेंट्स रैंडमली नहीं होते, बल्कि प्लान्ड तरीके से होते हैं। Helps identify optimal combination of parameters। मतलब बेस्ट मिक्स डिजाइन फाइंड करने में हेल्प करता है। Reduces variability and improves performance। मतलब कंसिस्टेंसी इंप्रूव होती है, फाइनल आउटपुट रिलायबल होता है। राइट साइड इमेज एक्सप्लेनेशन। अब राइट साइड में जो डायग्राम है वह पूरा तागुची प्रोसेस दिखा रहा है। फैक्टर्स ए, बी, सी और उनके लेवल्स, ऑर्थोगोनल अरे में कॉम्बिनेशंस, कुछ सिलेक्टेड टेस्ट्स, टेस्ट 1, टेस्ट 2, टेस्ट 3 और फिर ऑप्टिमाइजेशन रिजल्ट। यह पूरा फ्लो दिखाता है कि कैसे कम एक्सपेरिमेंट्स में बेस्ट रिजल्ट मिलता है। इंजीनियर्स नोट एक्सप्लेनेशन। अब यहां जो इंजीनियर्स नोट दिया गया है उसका मेन आइडिया यह है,
तागुची ऑप्टिमाइजेशन टेक्निक रैप बेस्ड कंक्रीट के लिए सबसे एफिशिएंट पार्टिकल पैकिंग कॉन्फ़िगरेशन डिटरमाइन करने में मदद करती है। मतलब यह मेथड डायरेक्टली हमारी मेन प्रॉब्लम सॉल्व करने में हेल्प करता है, यानी बेस्ट पैकिंग कॉम्बिनेशन फाइंड करना। प्रैक्टिकल अंडरस्टैंडिंग। अब इसे प्रैक्टिकल तरीके से समझो। अगर आप बिना तागुची मेथड के काम कर रहे हो, ट्रायल एंड एरर ज्यादा होगा, टाइम वेस्ट होगा, कॉस्ट बढ़ेगी। लेकिन अगर तागुची यूज करते हो, कम एक्सपेरिमेंट्स में रिजल्ट मिलेगा, ऑप्टिमाइज्ड मिक्स डिजाइन मिलेगा, परफॉर्मेंस बेहतर होगी। फाइनल टेकअवे। तागुची स्मार्ट एक्सपेरिमेंटेशन टेक्निक, कम एक्सपेरिमेंट्स में बेस्ट रिजल्ट, ऑप्टिमल मिक्स डिजाइन फाइंड करने का पावरफुल टूल। एक्सपेरिमेंटल मिक्स डिजाइन। अब इस स्लाइड में हम एक्सपेरिमेंटल मिक्स डिजाइन को डिटेल में समझते हैं। यह स्टेज बहुत क्रिटिकल होती है क्योंकि यहीं पर थ्योरी प्रैक्टिकली कन्वर्ट होती है। अब तक हमने मटेरियल्स समझे, पार्टिकल पैकिंग कॉन्सेप्ट समझा, सीपीएम मॉडल और तागुची मेथड भी समझ लिया। अब सवाल आता है, इन सबको एक्चुअल कंक्रीट मिक्स में कैसे अप्लाई करें? यहीं पर मिक्स डिजाइन आता है। मिक्स डिजाइन क्या होता है? मिक्स डिजाइन का मतलब होता है डिफरेंट मटेरियल्स का सही प्रोपोर्शन तय करना ताकि ऑप्टिमाइज्ड पार्टिकल पैकिंग मिले और मैकेनिकल परफॉर्मेंस इंप्रूव हो। मतलब सिंपल भाषा में, कौन सा मटेरियल कितना डालना है। ऑब्जेक्टिव ऑफ मिक्स डिजाइन। इस रिसर्च में मिक्स डिजाइन का मेन गोल है पार्टिकल पैकिंग को ऑप्टिमाइज करना और स्ट्रेंथ को इंप्रूव करना। अब इसे स्टेप बाय स्टेप समझते हैं। स्टेप 1, सिलेक्शन ऑफ रैप एंड नेचुरल एग्रीगेट्स। सबसे पहला स्टेप है रैप एग्रीगेट्स और नेचुरल एग्रीगेट्स का सिलेक्शन। अब यहां बैलेंस बहुत इंपॉर्टेंट है। क्यों? रैप एग्रीगेट्स बॉन्डिंग वीक करते हैं, लेकिन नेचुरल एग्रीगेट्स स्ट्रेंथ इंप्रूव करते हैं। इसलिए दोनों का सही कॉम्बिनेशन जरूरी है। अब इमेजिन करो, अगर आप 100% रैप यूज करोगे, बॉन्डिंग वीक होगी, स्ट्रेंथ कम होगी। लेकिन अगर मिक्स बैलेंस किया जाए, परफॉर्मेंस इंप्रूव हो सकती है। स्टेप 2, डिटर्मिनेशन ऑफ ऑप्टिमल पार्टिकल साइज डिस्ट्रीब्यूशन। अब दूसरा स्टेप ऑप्टिमल पार्टिकल साइज डिस्ट्रीब्यूशन ग्रेडेशन डिटरमाइन करना। यहां सीपीएम मॉडल और तागुची मेथड काम आते हैं। मतलब कौन सा पार्टिकल साइज कितना होना चाहिए। अगर ग्रेडेशन सही नहीं है, वॉइड्स बढ़ेंगे, पैकिंग खराब होगी। लेकिन अगर ग्रेडेशन ऑप्टिमाइज्ड है, पैकिंग बेस्ट होगी। स्टेप 3, प्रिपरेशन ऑफ कॉन्क्रीट मिक्सेस। अब तीसरा स्टेप डिफरेंट कॉन्क्रीट मिक्सेस तैयार करना। मतलब अलग अलग कॉम्बिनेशंस बनाए जाते हैं, जैसे अलग रैप परसेंटेज, अलग ग्रेडेशन, अलग मिक्स प्रपोर्शंस। फिर इन सभी मिक्सेस को टेस्ट किया जाता है। वाई मल्टीपल मिक्सेस? अब यहां एक इंपॉर्टेंट सवाल, एक ही मिक्स क्यों नहीं बनाते? क्योंकि हमें बेस्ट कॉम्बिनेशन फाइंड करना है। इसलिए मल्टीपल ट्रायल्स किए जाते हैं और फिर कंपेयर किया जाता है। राइट साइड इमेज एक्सप्लेनेशन। अब राइट साइड में जो इमेज है, वह एक्चुअल कंक्रीट मिक्सिंग प्रोसेस दिखा रही है। आप देख सकते हो एग्रीगेट्स, सीमेंट, मिक्सिंग प्रोसेस।
यह लैब या साइट दोनों पर होने वाला रियल प्रोसेस है। अब यहाँ जो इंजीनियर्स नोट दिया गया है उसका मेन आइडिया यह है। केयरफुल मिक्स डिजाइन बहुत जरूरी है ताकि डिजायर्ड स्ट्रेंथ और ड्यूरेबिलिटी अचीव की जा सके। मतलब अगर मिक्स डिजाइन सही नहीं है तो पूरा कंक्रीट फेल हो सकता है। प्रैक्टिकल अंडरस्टैंडिंग। अब इसे साइट लेवल पर समझो। अगर मिक्स डिजाइन रैंडम है, स्ट्रेंथ इनकंसिस्टेंट होगी, ड्यूरेबिलिटी खराब होगी, क्रैक्स जल्दी आएंगे। लेकिन अगर मिक्स डिजाइन ऑप्टिमाइज्ड है, परफॉर्मेंस प्रेडिक्टेबल होगी, स्ट्रेंथ रिलायबल होगी, स्ट्रक्चर लॉन्ग लास्टिंग होगा। फाइनल टेक अवे। मिक्स डिजाइन थ्योरी प्लस प्रैक्टिकल इंप्लीमेंटेशन। सही प्रोपोर्शन बेटर पैकिंग प्लस बेटर स्ट्रेंथ। मल्टीपल ट्रायल्स बेस्ट रिजल्ट। प्रेपरेशन ऑफ कॉन्क्रीट स्पेसिमेंस। अब इस स्लाइड में हम कॉन्क्रीट स्पेसिमेंस की प्रेपरेशन को डिटेल में समझते हैं। यह स्टेज बहुत क्रिटिकल होती है क्योंकि यहीं पर एक्चुअल टेस्टिंग के लिए सैंपल्स तैयार किए जाते हैं। अब तक हमने मिक्स डिजाइन तैयार किया, ऑप्टिमल कॉम्बिनेशन डिसाइड किया। अब अगला स्टेप है उस मिक्स को एक्चुअल स्पेसिमेंस में कन्वर्ट करना ताकि उनकी स्ट्रेंथ और परफॉर्मेंस टेस्ट की जा सके। वाई स्पेसिमेन प्रेपरेशन इज इम्पोर्टेंट। सबसे पहले यह समझते हैं स्पेसिमेन प्रेपरेशन क्यों इम्पोर्टेंट है। क्योंकि अगर स्पेसिमेन सही तरीके से तैयार नहीं हुआ तो टेस्टिंग रिजल्ट्स गलत आ सकते हैं। मतलब गलत प्रेपरेशन गलत कंक्लूजन। इसलिए यह स्टेप बहुत केयरफुली किया जाता है। स्टेप 1 प्लेसिंग कॉन्क्रीट इन मोल्ड्स। सबसे पहला स्टेप कॉन्क्रीट मिक्सचर को मोल्ड्स में डालना। यहां क्यूब मोल्ड्स यूज किए जाते हैं जैसे 150 mm 150 mm 150 mm। अब ध्यान देने वाली बात, कंक्रीट को लेयर्स में डाला जाता है। क्यों? ताकि प्रॉपर कंपैक्शन हो सके और एयर वॉइड्स कम हो। स्टेप 2 कंपैक्शन। अब दूसरा और बहुत इंपॉर्टेंट स्टेप प्रॉपर कंपैक्शन। कंपैक्शन का मतलब है कंक्रीट के अंदर फंसी हुई हवा एंट्रैप्ड एयर को निकालना। अब इमेजिन करो अगर एयर बबल्स अंदर रह गए, वॉइड्स बनेंगे, स्ट्रेंथ कम होगी। इसलिए कंपैक्शन किया जाता है मैन्युअल टैंपिंग से या वाइब्रेशन टेबल से। इसका गोल है मैक्सिमम डेंसिटी अचीव करना। स्टेप 3 डीमोल्डिंग एंड क्यूरिंग। अब तीसरा स्टेप स्पेसिमेंस को मोल्ड से निकालना, डीमोल्डिंग। यह यूजुअली 24 घंटे बाद किया जाता है। इसके बाद क्यूरिंग प्रोसेस शुरू होता है। क्यूरिंग का मतलब कंक्रीट को प्रॉपर मॉइस्चर और टेम्परेचर देना ताकि हाइड्रेशन प्रोसेस कंटिन्यू रहे। अगर क्यूरिंग सही नहीं है, स्ट्रेंथ डेवलप नहीं होगी, क्रैक्स आ सकते हैं। इसलिए क्यूरिंग बहुत क्रिटिकल है। राइट साइड इमेज एक्सप्लेनेशन। अब राइट साइड में जो इमेज है वह एक्चुअल स्पेसिमेन प्रेपरेशन दिखा रही है। आप देख सकते हो क्यूब मोल्ड्स, कंक्रीट फिलिंग, मैन्युअल वर्क। यह लैब और साइट दोनों में कॉमन प्रोसेस है। अब यहां जो इंजीनियर्स नोट दिया गया है उसका मेन आइडिया यह है प्रॉपर स्पेसिमेन प्रेपरेशन इंश्योर करता है कि लैबोरेटरी टेस्टिंग के रिजल्ट्स एक्यूरेट और रिलायबल हों। मतलब सही प्रेपरेशन सही रिजल्ट। प्रैक्टिकल अंडरस्टैंडिंग। अब इसे प्रैक्टिकल तरीके से समझो। अगर स्पेसिमेन में कंपैक्शन सही नहीं है,
एयर वॉइड्स रह गए, क्योरिंग खराब है, तो टेस्टिंग रिजल्ट गलत आएगा। लेकिन अगर सब सही है, रिजल्ट एक्यूरेट होगा, कंपैरिजन सही होगा, रिसर्च रिलायबल होगी। फाइनल टेक अवे, स्पेसिमेन प्रेपरेशन टेस्टिंग की फाउंडेशन, कंपैक्शन प्लस क्योरिंग स्ट्रेंथ डेवलपमेंट, प्रॉपर मेथड रिलायबल रिजल्ट्स, लैबोरेटरी टेस्टिंग प्रोसीजर्स। अब हम पहुंच चुके हैं सबसे इंपॉर्टेंट फेज पर, लैबोरेटरी टेस्टिंग। अब तक हमने रैप मटेरियल समझा, मिक्स डिजाइन किया, स्पेसिमेंस प्रिपेयर किए। अब अगला स्टेप है उनकी एक्चुअल परफॉर्मेंस को टेस्ट करना। व्हाट इज लैबोरेटरी टेस्टिंग? लैबोरेटरी टेस्टिंग का मतलब है कंट्रोल्ड एनवायरनमेंट में कॉन्क्रीट स्पेसिमेंस की प्रॉपर्टीज इवैल्यूएट करना। यहां हम चेक करते हैं स्ट्रेंथ, डेंसिटी, बॉन्डिंग बिहेवियर। यानी थियोरेटिकल डिजाइन अब प्रैक्टिकल वैलिडेशन में जाता है। टेस्ट एक, कंप्रेसिव स्ट्रेंथ टेस्ट। सबसे इंपॉर्टेंट टेस्ट, कंप्रेसिव स्ट्रेंथ टेस्ट। इस टेस्ट में कॉन्क्रीट स्पेसिमेन को कॉम्प्रेशन मशीन में रखा जाता है, फिर धीरे धीरे लोड अप्लाई किया जाता है जब तक स्पेसिमेन फेल न हो जाए। जिस लोड पर फेलियर होता है उसे कंप्रेसिव स्ट्रेंथ कहते हैं। वाई इंपॉर्टेंट? कॉन्क्रीट का प्राइमरी प्रॉपर्टी है स्ट्रेंथ। स्ट्रक्चरल सेफ्टी इसी पर डिपेंड करती है। अगर रैप बेस्ड कॉन्क्रीट की स्ट्रेंथ कम है तो उसका यूज लिमिटेड हो जाएगा। टेस्ट 2, डेंसिटी इवैल्यूएशन। अब दूसरा पैरामीटर डेंसिटी। डेंसिटी बताती है कॉन्क्रीट कितना कॉम्पैक्ट और डेंस है। अगर डेंसिटी कम है, वॉइड्स ज्यादा हैं, स्ट्रेंथ कम होगी। अगर डेंसिटी ज्यादा है, पैकिंग अच्छा है, परफॉर्मेंस बेहतर होगी। इसलिए डेंसिटी डायरेक्टली पैकिंग एफिशिएंसी से जुड़ी है। टेस्ट 3, बॉन्डिंग एनालिसिस। अब सबसे क्रिटिकल कॉन्सेप्ट, बॉन्डिंग बिटवीन रैप एग्रीगेट्स एंड सीमेंट मैट्रिक्स। यही सबसे ज्यादा प्रॉब्लम आती है रैप कॉन्क्रीट में। क्यों? रैप एग्रीगेट्स पर एज्ड बिटुमेन कोटिंग होती है। यह कोटिंग सीमेंट पेस्ट के साथ बॉन्डिंग को रिड्यूस करती है। इसलिए टेस्टिंग में चेक किया जाता है इंटरफेशियल बॉन्डिंग, इट्स स्ट्रेंथ, माइक्रोस्ट्रक्चर बिहेवियर। अगर बॉन्डिंग वीक है, क्रैक्स जल्दी आएंगे, ड्यूरेबिलिटी कम होगी। राइट साइड इमेज एक्सप्लेनेशन। अब राइट साइड में जो इमेज है यह एक्चुअल लैब टेस्टिंग सेटअप दिखा रही है। आप देख सकते हो कॉम्प्रेशन टेस्टिंग मशीन, सिलेंड्रिकल क्यूब स्पेसिमेंस, इंजीनियर्स टेस्टिंग परफॉर्म कर रहे हैं। यह रियल लाइफ टेस्टिंग एनवायरनमेंट है। इंजीनियर्स नोट एक्सप्लेनेशन। इंजीनियर्स नोट क्या कहता है? एक्यूरेट लैबोरेटरी टेस्टिंग जरूरी है ताकि स्ट्रक्चरल परफॉर्मेंस और ड्यूरेबिलिटी सही से इवैल्यूएट हो सके। मतलब टेस्टिंग ही डिसाइड करती है कि डिजाइन सक्सेसफुल है या नहीं। रियल अंडरस्टैंडिंग। अब इसे सिंपल तरीके से समझो। अगर टेस्टिंग नहीं होगी, डिजाइन सिर्फ थियोरेटिकल रहेगा। अगर टेस्टिंग सही नहीं हुई, गलत डेटा मिलेगा, गलत कंक्लूजन्स निकलेंगे। लेकिन अगर टेस्टिंग एक्यूरेट है, सही कंपैरिजन होगा, बेस्ट मिक्स आइडेंटिफाई होगा। अगर आप यहां तक सीख रहे हो और आपको यह कंटेंट यूजफुल लग रहा है तो अभी चैनल को सब्सक्राइब करो और बेल आइकन प्रेस करो ताकि आगे आने वाले एडवांस्ड सिविल इंजीनियरिंग टॉपिक्स मिस न हो। फाइनल टेक अवे,
Laboratory testing validation stage. Compressive strength core parameter. Density packing quality indicator. Bonding wrap concrete की biggest challenge. Compressive strength test. अब हम फोकस करते हैं कंक्रीट टेस्टिंग के सबसे इंपॉर्टेंट पैरामीटर पर, कंप्रेसिव स्ट्रेंथ टेस्ट। व्हाट इज कंप्रेसिव स्ट्रेंथ? सबसे पहले बेसिक समझते हैं। कंप्रेसिव स्ट्रेंथ का मतलब है किसी कंक्रीट स्पेसिमेन की एबिलिटी टू रेजिस्ट कंप्रेसिव लोड। सिंपल लैंग्वेज में, कंक्रीट कितना लोड सह सकता है बिना टूटे। यही प्रॉपर्टी डिसाइड करती है स्ट्रक्चर सेफ है या नहीं, लोड बेरिंग कैपेसिटी कितनी है। व्हाई दिस टेस्ट इज इंपॉर्टेंट? अब सवाल आता है, इतने सारे टेस्ट्स में यह सबसे इंपॉर्टेंट क्यों है? क्योंकि कंक्रीट स्ट्रक्चर्स मेनली कंप्रेशन में काम करते हैं, जैसे कॉलम्स, फुटिंग, स्लैब्स। अगर कंप्रेसिव स्ट्रेंथ कम है तो पूरा स्ट्रक्चर अनसेफ हो सकता है। इसलिए यह टेस्ट कोर परफॉर्मेंस इंडिकेटर। स्टेप बाय स्टेप टेस्टिंग प्रोसेस। अब समझते हैं कि टेस्ट एक्चुअली कैसे परफॉर्म होता है। स्टेप 1, स्पेसिमेन प्लेसमेंट। कंक्रीट क्यूब स्पेसिमेन को कंप्रेशन टेस्टिंग मशीन में रखा जाता है। ध्यान देने वाली बात, स्पेसिमेन परफेक्टली अलाइंड होना चाहिए, लोड यूनिफॉर्मली लगे। अगर अलाइनमेंट गलत हुआ, रिजल्ट भी गलत आएगा। स्टेप 2, लोड एप्लीकेशन। अब मशीन क्या करती है? धीरे धीरे लोड अप्लाई करती है। यह लोड अचानक नहीं दिया जाता, बल्कि कंट्रोल्ड रेट पर बढ़ाया जाता है। क्यों? ताकि वास्तविक बिहेवियर ऑब्जर्व किया जा सके। स्टेप 3, फेलियर पॉइंट। अब एक पॉइंट आता है जहां स्पेसिमेन क्रैक होकर फेल हो जाता है। यही क्रिटिकल मोमेंट है। स्टेप 4, स्ट्रेंथ कैलकुलेशन। जिस मैक्सिमम लोड पर स्पेसिमेन फेल हुआ, उसी के आधार पर कंप्रेसिव स्ट्रेंथ कैलकुलेट की जाती है। फॉर्मूला कॉन्सेप्चुअली, स्ट्रेंथ लोड बटा एरिया। राइट साइड इमेज एक्सप्लेनेशन। अब जो इमेज आप देख रहे हो, यह एक्चुअल कंप्रेशन टेस्टिंग मशीन है। इसमें क्यूब स्पेसिमेन रखा हुआ है, ऊपर से लोड अप्लाई हो रहा है। धीरे धीरे क्रैकिंग डेवलप होगी। यह वही मोमेंट है जहां कंक्रीट अपनी लिमिट पर पहुंचता है। बिहेवियर ऑफ रैप बेस्ड कंक्रीट। अब सबसे इंपॉर्टेंट पार्ट, रैप कंक्रीट इस टेस्ट में कैसे बिहेव करता है। रिसर्च के अनुसार रैप बेस्ड कंक्रीट जनरली लोअर कंप्रेसिव स्ट्रेंथ दिखाता है। क्यों? एग्रीगेट्स पर एज्ड बिटुमेन कोटिंग होती है। यह कोटिंग बॉन्डिंग रिड्यूस करती है, लोड ट्रांसफर डिस्टर्ब करती है, इसलिए फेलियर जल्दी हो जाता है। फेलियर पैटर्न अंडरस्टैंडिंग। अब थोड़ा डीप समझते हैं। नॉर्मल कंक्रीट में फेलियर यूनिफॉर्म और कंट्रोल्ड होता है, लेकिन रैप कंक्रीट में क्रैक्स जल्दी डेवलप होते हैं। बॉन्डिंग वीक होने के कारण फेलियर इरेगुलर होता है। यह डायरेक्टली इट्स इंटरफेशियल ट्रांजिशन जोन की वीकनेस दिखाता है। इंजीनियर्स नोट कहता है, कंप्रेसिव स्ट्रेंथ की इंडिकेटर ऑफ स्ट्रक्चरल परफॉर्मेंस। मतलब, अगर स्ट्रेंथ अच्छी है तो मटेरियल रिलायबल है। अगर स्ट्रेंथ कम है तो इंप्रूवमेंट की जरूरत है। प्रैक्टिकल इंसाइट। अब फील्ड पर्सपेक्टिव से समझो। सिर्फ मिक्स डिजाइन करना काफी नहीं है, एक्चुअल परफॉर्मेंस टेस्टिंग जरूरी है। कई बार थियोरेटिकली अच्छा मिक्स
प्रैक्टिकली फेल हो जाता है। इसलिए इंजीनियर्स हमेशा लैब रिजल्ट्स पर डिपेंड करते हैं। फाइनल टेक अवे, कंप्रेसिव स्ट्रेंथ सबसे इंपॉर्टेंट कंक्रीट प्रॉपर्टी। यह स्ट्रक्चर की सेफ्टी डिसाइड करता है। रैप कंक्रीट में स्ट्रेंथ रिडक्शन कॉमन है। बॉन्डिंग वीकनेस इसका मेन कारण है। स्लाइड 22 माइक्रोस्ट्रक्चर एनालिसिस डिटेल्ड वॉइस ओवर। अब हम पहुंच चुके हैं इस रिसर्च के सबसे डीप और एडवांस्ड पार्ट पर, माइक्रोस्ट्रक्चर एनालिसिस। व्हाट इज माइक्रोस्ट्रक्चर एनालिसिस? अब सिंपल तरीके से समझते हैं। माइक्रोस्ट्रक्चर एनालिसिस का मतलब है मटेरियल की इंटरनल स्ट्रक्चर को माइक्रोस्कोपिक लेवल पर स्टडी करना, यानी जो चीजें हमें आंखों से नहीं दिखती उन्हें माइक्रोस्कोप की मदद से एनालाइज किया जाता है। कंक्रीट के केस में हम देखते हैं एग्रीगेट, सीमेंट पेस्ट और इनके बीच का बॉन्डिंग जोन। वाई माइक्रोस्ट्रक्चर इज इंपॉर्टेंट? अब सवाल आता है, जब हमने स्ट्रेंथ टेस्ट कर लिया तो फिर माइक्रोस्ट्रक्चर देखने की जरूरत क्यों है? क्योंकि स्ट्रेंथ सिर्फ रिजल्ट बताती है, लेकिन रीजन नहीं बताती। माइक्रोस्ट्रक्चर हमें बताता है फेलियर क्यों हुआ, बॉन्डिंग वीक क्यों है, अंदर क्या प्रॉब्लम है। यानी स्ट्रेंथ टेस्ट व्हाट हैपेंड, इट्स पोरस बनता है, माइक्रो क्रैक्स डेवलप होते हैं, पोरोसिटी एंड वॉइड्स। अब थोड़ा और डीप समझते हैं। माइक्रोस्ट्रक्चर एनालिसिस से यह पता चलता है कि वॉइड्स कहाँ हैं, कितने हैं, कैसे डिस्ट्रीब्यूटेड हैं। अगर वॉइड्स ज्यादा हैं तो डेंसिटी कम होगी, स्ट्रेंथ कम होगी। रैप कंक्रीट में जनरली पोरोसिटी ज्यादा पाई जाती है। इफेक्ट ऑफ पार्टिकल पैकिंग। अब यहां पार्टिकल पैकिंग का रोल आता है। अगर पैकिंग ऑप्टिमाइज्ड है, वॉइड्स कम होंगे, पार्टिकल्स टाइटली अरेंज्ड होंगे। इससे माइक्रोस्ट्रक्चर इंप्रूव होता है। यानी बेटर पैकिंग बेटर इट्स बेटर स्ट्रेंथ। हाइड्रेशन प्रोडक्ट्स ऑब्जर्वेशन। अब माइक्रो लेवल पर हम यह भी देखते हैं सीमेंट हाइड्रेशन प्रोडक्ट्स जैसे CSH जेल, कैल्शियम हाइड्रोक्साइड। अगर हाइड्रेशन प्रॉपर है, स्ट्रक्चर डेंस होगा, बॉन्डिंग स्ट्रॉन्ग होगी। लेकिन रैप कंक्रीट में हाइड्रेशन इनकम्प्लीट हो सकता है, प्रोडक्ट्स कम बनते हैं। इंजीनियर्स नोट कहता है माइक्रोस्ट्रक्चर एनालिसिस डीपर इंसाइट देता है। मतलब यह सिर्फ सरफेस लेवल नहीं, बल्कि अंदर की पूरी कहानी बताता है। यही एनालिसिस एक्सप्लेन करता है कि स्ट्रेंथ क्यों कम हुई या बढ़ी। प्रैक्टिकल इंजीनियरिंग इंसाइट। अब रियल लाइफ में समझो। अगर आपको कंक्रीट इंप्रूव करना है तो सिर्फ मिक्स डिजाइन नहीं, बल्कि माइक्रोस्ट्रक्चर भी समझना पड़ेगा, क्योंकि रियल परफॉर्मेंस अंदर से डिसाइड होती है। जो आंखों से नहीं दिखता वही सबसे ज्यादा इंपॉर्टेंट होता है। फाइनल टेक अवे, माइक्रोस्ट्रक्चर इंटरनल रियलिटी ऑफ कंक्रीट, इट्स वीकेस्ट एंड मोस्ट क्रिटिकल जोन। रैप कंक्रीट में बॉन्डिंग इश्यू माइक्रो लेवल पर दिखता है। पार्टिकल पैकिंग माइक्रोस्ट्रक्चर को इंप्रूव करता है। तो दोस्तों, अब तक इस पूरे लेक्चर में हमने इस रिसर्च टॉपिक की एक बहुत स्ट्रॉन्ग इंजीनियरिंग फाउंडेशन तैयार कर ली है। और जैसा कि आप इस स्क्रीन पर देख सकते हैं, हमने इस पूरे टॉपिक के पार्ट 1 में उन सभी इंपॉर्टेंट कॉन्सेप्ट्स को स्टेप बाय स्टेप डिटेल में समझा है।
जो आगे आने वाले एक्चुअल इंजीनियरिंग रिजल्ट्स को समझने के लिए बेहद जरूरी थे, क्योंकि किसी भी इंजीनियरिंग रिसर्च को सीधे रिजल्ट्स से नहीं समझा जा सकता। उससे पहले उसकी फाउंडेशन, प्रॉब्लम, साइंस और मेथडोलॉजी को समझना जरूरी होता है। और यही पूरी जर्नी हमने अभी तक साथ में समझी है। अगर हम पार्ट 1 की पूरी लर्निंग को क्विकली रिकैप करें, तो सबसे पहले हमने समझा रैप फाउंडेशन, मतलब रिक्लेम्ड एस्फाल्ट पेवमेंट यानी रैप मटेरियल एक्चुअली क्या होता है, यह एग्जिस्टिंग एस्फाल्ट रोड्स से कैसे प्राप्त किया जाता है, इसे रिसाइकल क्यों किया जाता है, और कलेक्शन तथा प्रोसेसिंग की कंप्लीट प्रोसेस क्या होती है। हमने यह भी समझा कि मॉडर्न हाईवे इंजीनियरिंग में रिसाइकलिंग सिर्फ कॉस्ट रिडक्शन का तरीका नहीं है, बल्कि सस्टेनेबल इंफ्रास्ट्रक्चर डेवलपमेंट की एक मेजर रिक्वायरमेंट बन चुकी है, क्योंकि रैप मटेरियल कंस्ट्रक्शन वेस्ट को रिड्यूस करता है, नेचुरल रिसोर्सेस को कंसर्व करता है और एनवायरनमेंटली रिस्पॉन्सिबल कंस्ट्रक्शन को सपोर्ट करता है। इसके बाद हमने इस पूरे रिसर्च की सबसे बड़ी इंजीनियरिंग चैलेंज को समझा, इंजीनियरिंग प्रॉब्लम, जहां हमने डिटेल में देखा कि रैप एग्रीगेट्स नॉर्मल एग्रीगेट्स की तरह बिहेव नहीं करते। क्यों? क्योंकि उनकी सरफेस पर एज्ड बिटुमेन कोटिंग मौजूद होती है और यही कोटिंग सीमेंट पेस्ट और एग्रीगेट के बीच प्रॉपर बॉन्डिंग बनने में चैलेंज क्रिएट करती है, जिसकी वजह से इंटरफेशियल बॉन्डिंग वीक हो सकती है। इट्स यानी इंटरफेशियल ट्रांजिशन जोन कमजोर हो सकता है, इंटरनल स्ट्रेंथ प्रभावित हो सकती है और ओवरऑल ड्यूरेबिलिटी भी रिड्यूस हो सकती है। मतलब प्रॉब्लम क्लियर थी, लेकिन इंजीनियरिंग सिर्फ प्रॉब्लम आइडेंटिफाई करने तक लिमिटेड नहीं होती, इंजीनियरिंग सॉल्यूशन भी ढूंढती है। और यहीं से हमने इस पूरे रिसर्च के सबसे इंपॉर्टेंट साइंटिफिक कॉन्सेप्ट को डिटेल में समझा, साइंस ऑफ सॉल्यूशन, जहां हमने स्टेप बाय स्टेप समझा पार्टिकल पैकिंग थ्योरी, पैकिंग डेंसिटी का इंपॉर्टेंस, सीपीएम यानी कंप्रेसिबल पैकिंग मॉडल और तागुची ऑप्टिमाइजेशन मेथड। हमने यह समझा कि अगर एग्रीगेट्स को साइंटिफिकली इस तरह अरेंज किया जाए कि इंटरनल वॉइड्स मिनिमम हो, पैकिंग डेंसिटी मैक्सिमम हो, पार्टिकल्स बेटर इंटरैक्शन करें, तो क्या रैप कंक्रीट की बॉन्डिंग और परफॉर्मेंस इंप्रूव हो सकती है? क्या स्ट्रेंथ बेटर हो सकती है? और क्या ड्यूरेबिलिटी इंप्रूव हो सकती है? इसी कॉन्सेप्ट को प्रैक्टिकली प्रूव करने के लिए रिसर्चर्स ने एक कंप्लीट साइंटिफिक मेथडोलॉजी फॉलो की, टेस्टिंग वैलिडेशन, जहां हमने डिटेल में समझा मटेरियल सिलेक्शन कैसे किया गया, रैप एग्रीगेट्स का कैरेक्टराइजेशन कैसे हुआ, एक्सपेरिमेंटल मिक्स डिजाइन कैसे तैयार किया गया, कॉन्क्रीट स्पेसिमेंट्स कैसे बनाए गए, लैबोरेटरी टेस्टिंग कैसे परफॉर्म हुई, कंप्रेसिव स्ट्रेंथ कैसे इवैल्यूएट की गई और माइक्रोस्ट्रक्चर लेवल तक बिहेवियर कैसे एनालाइज किया गया। मतलब सिंपल लैंग्वेज में अगर कहें तो पार्ट 1 में हमने इस पूरे रिसर्च टॉपिक की फाउंडेशन समझ ली, इंजीनियरिंग प्रॉब्लम समझ ली, साइंस ऑफ सॉल्यूशन समझ ली और कंप्लीट मेथडोलॉजी भी डिटेल में समझ ली। लेकिन दोस्तों, अब यहां सबसे बड़ा इंजीनियरिंग क्वेश्चन खड़ा होता है और शायद अभी आपके माइंड में भी यही सवाल चल रहा होगा। थ्योरी तो समझ आ गई, लेकिन क्या यह ऑप्टिमाइजेशन वास्तव में प्रैक्टिकल लाइफ में काम करता है? क्या पार्टिकल पैकिंग सच में रैप कंक्रीट की स्ट्रेंथ इंप्रूव करती है? क्या ड्यूरेबिलिटी वास्तव में बेटर होती है? क्या बॉन्डिंग इंप्रूव होती है? या फिर लिमिटेशंस अभी भी बनी रहती हैं?
और दोस्तों, यहीं से शुरू होता है इस पूरे रिसर्च का सबसे इंटरेस्टिंग, प्रैक्टिकल और रिजल्ट ओरिएंटेड फेज, यानी आगे आने वाला पार्ट 2। जैसा कि आप नीचे स्क्रीन पर देख सकते हैं, अगले पार्ट में हम डिटेल में समझेंगे स्ट्रेंथ कंपैरिजन, ड्यूरेबिलिटी परफॉर्मेंस, प्रैक्टिकल एप्लीकेशंस, रियल इंजीनियरिंग लिमिटेशंस और सबसे इंपॉर्टेंट, फाइनल इंजीनियरिंग रिजल्ट्स क्या कहते हैं। मतलब, अब तक हमने साइंस और मेथडोलॉजी को समझा है, लेकिन अगले पार्ट में एक्चुअल इंजीनियरिंग रिजल्ट्स देखेंगे। तो जुड़े रहिए सिविल इंजीनियरिंग इंफ्रास्ट्रक्चर के साथ, क्योंकि अगले पार्ट में हम देखेंगे कि यह पूरा रिसर्च प्रैक्टिकल रियलिटी में वास्तव में कितना सक्सेसफुल साबित हुआ। तो दोस्तों, अब हम इस पूरे रिसर्च जर्नी के अंतिम और सबसे महत्वपूर्ण पड़ाव पर पहुंच चुके हैं, जहां हमने एक थियोरेटिकल कॉन्सेप्ट से शुरुआत की थी और स्टेप बाय स्टेप आगे बढ़ते हुए इंजीनियरिंग रियलिटी तक पहुंच चुके हैं। और जैसा कि आप इस स्क्रीन पर देख सकते हैं, यह पूरी रिसर्च एक कंप्लीट इंजीनियरिंग जर्नी को रिप्रेजेंट करती है, फ्रॉम थ्योरी टू इंजीनियरिंग रियलिटी। मतलब, एक सिंपल रिसर्च आइडिया कैसे प्रैक्टिकल इंजीनियरिंग अंडरस्टैंडिंग में कन्वर्ट होता है और फिर रियल वर्ल्ड इंफ्रास्ट्रक्चर सॉल्यूशंस तक पहुंचता है। अगर हम इस पूरी जर्नी को इंजीनियरिंग पर्सपेक्टिव से देखें, तो सबसे पहले हमने समझा रैप मटेरियल, मतलब रिक्लेम्ड एस्फाल्ट पेवमेंट, यानी रैप क्या होता है, यह एग्जिस्टिंग एस्फाल्ट पेवमेंट से कैसे प्राप्त किया जाता है, कैसे रिसाइकल किया जाता है और सस्टेनेबल कंस्ट्रक्शन में इसका रोल कितना इंपॉर्टेंट है। इसके बाद हमने समझा इंजीनियरिंग प्रॉब्लम, जहां हमने देखा कि रैप एग्रीगेट्स की सरफेस पर एज्ड बिटुमेन कोटिंग होने के कारण सीमेंट पेस्ट और एग्रीगेट के बीच बॉन्डिंग वीक हो सकती है, जिसकी वजह से वीक इट्स डेवलप हो सकता है, इंटरनल वॉइड्स बढ़ सकते हैं, स्ट्रेंथ रिड्यूस हो सकती है और ड्यूरेबिलिटी भी अफेक्ट हो सकती है। लेकिन इंजीनियरिंग प्रॉब्लम्स का पर्पस सिर्फ प्रॉब्लम बताना नहीं होता, सॉल्यूशन खोजना भी होता है। और इसी वजह से हमने डिटेल में समझा पार्टिकल पैकिंग साइंस, जहां हमने देखा कि अगर एग्रीगेट्स को साइंटिफिकली ऑप्टिमाइज किया जाए और पार्टिकल्स को इस तरह अरेंज किया जाए कि इंटरनल वॉइड्स कम हो, पैकिंग डेंसिटी बढ़े, बेटर पार्टिकल कांटेक्ट डेवलप हो, तो कंक्रीट की ओवरऑल परफॉर्मेंस इंप्रूव हो सकती है। इसके लिए हमने साइंटिफिक अप्रोचेस को भी समझा, CPM यानी कंप्रेसिबल पैकिंग मॉडल, तागुची ऑप्टिमाइजेशन मेथड, मिक्स डिजाइन ऑप्टिमाइजेशन। इसके बाद रिसर्चर्स ने थ्योरी को प्रैक्टिकल लेवल पर वैलिडेट किया, लैबोरेटरी टेस्टिंग, जहां कॉन्क्रीट स्पेसिमेंट्स तैयार किए गए, कंप्रेसिव स्ट्रेंथ टेस्ट्स परफॉर्म हुए, डेंसिटी इवैल्यूएशन की गई, बॉन्डिंग बिहेवियर एनालाइज किया गया और माइक्रोस्ट्रक्चर तक स्टडी की गई। और फिर हम पहुंचे रिजल्ट एनालिसिस फेज पर, जहां एक्चुअल इंजीनियरिंग फाइंडिंग्स सामने आईं। रिसर्च ने दिखाया कि बेटर पार्टिकल पैकिंग इंटरनल वॉइड्स रिड्यूस कर सकती है, स्ट्रेंथ और ड्यूरेबिलिटी इंप्रूव हो सकती है, सस्टेनेबल कंस्ट्रक्शन पोटेंशियल बढ़ सकता है। लेकिन साथ ही इंजीनियरिंग रियलिटी ने यह भी दिखाया कि रैप कंक्रीट में कुछ लिमिटेशंस भी एग्जिस्ट करती हैं, क्योंकि बॉन्डिंग इश्यू और इट्स वीकनेस जैसे चैलेंजेस अभी भी इंपॉर्टेंट कंसिडरेशन बने रहते हैं। मतलब, यह कोई मैजिकल सॉल्यूशन नहीं है,
लेकिन अगर सही मिक्स डिजाइन, प्रॉपर ऑप्टिमाइजेशन और साइंटिफिक मेथडोलॉजी फॉलो की जाए तो रैप बेस्ड कंक्रीट फ्यूचर सस्टेनेबल इंफ्रास्ट्रक्चर का एक स्ट्रॉन्ग अल्टरनेटिव बन सकता है। और दोस्तों, अगर हम इस पूरी रिसर्च का सबसे बड़ा टेकअवे समझें तो वह यह है कि इंजीनियरिंग सिर्फ मटेरियल्स यूज करने का नाम नहीं है। इंजीनियरिंग सही प्रॉब्लम को समझने, साइंटिफिक सॉल्यूशन डेवलप करने और उसे प्रैक्टिकल रियलिटी में वैलिडेट करने का नाम है। और यही इस पूरी स्टडी ने हमें सिखाया है कि फ्यूचर इंफ्रास्ट्रक्चर सिर्फ स्ट्रॉन्गर नहीं होगा, बल्कि स्मार्टर, सस्टेनेबल और रिसोर्स एफिशिएंट भी होगा। और इसी दिशा में रैप रिसाइकलिंग टेक्नोलॉजी एक बहुत प्रॉमिसिंग रोल प्ले कर सकती है। लेकिन दोस्तों, अब सबसे बड़ा सवाल यह है, क्या ऑप्टिमाइज्ड पार्टिकल पैकिंग वास्तव में प्रैक्टिकल इंजीनियरिंग लेवल पर सक्सेसफुल साबित हुई? क्या रैप कंक्रीट की स्ट्रेंथ सच में इंप्रूव हुई? क्या ड्यूरेबिलिटी परफॉर्मेंस वास्तव में बेटर हुई? लैबोरेटरी टेस्टिंग के एक्चुअल रिजल्ट्स क्या कहते हैं? और रिसर्चर्स का फाइनल इंजीनियरिंग कंक्लूजन क्या था? इन सभी इंपॉर्टेंट इंजीनियरिंग क्वेश्चंस का आंसर हम डिटेल में समझेंगे अगले पार्ट 2 में, जहां हम देखेंगे एक्चुअल स्ट्रेंथ कंपैरिजन, ड्यूरेबिलिटी परफॉर्मेंस रिजल्ट्स, प्रैक्टिकल एप्लीकेशंस ऑफ रैप कंक्रीट, रियल इंजीनियरिंग लिमिटेशंस और फाइनल रिसर्च फाइंडिंग्स। मतलब, अब तक हमने साइंस और मेथडोलॉजी को समझा है, लेकिन अगले पार्ट में एक्चुअल इंजीनियरिंग रियलिटी देखने वाले हैं। तो अगले वीडियो को मिस मत कीजिए, क्योंकि वहीं पता चलेगा कि थ्योरी प्रैक्टिकल रियलिटी में वास्तव में कितना सक्सेसफुल साबित हुई। और अगर आपने इस पूरे लर्निंग जर्नी को यहां तक कंप्लीट देखा है तो आप सच में एक सीरियस इंजीनियरिंग लर्नर हैं। अगर आपको यह पूरा कंटेंट वैल्यूएबल लगा हो तो सिविल इंजीनियरिंग इंफ्रास्ट्रक्चर को जरूर सपोर्ट करें। चैनल को सब्सक्राइब करें, बेल आइकन प्रेस करें, वीडियो को लाइक करें और अपने सिविल इंजीनियरिंग फ्रेंड्स के साथ जरूर शेयर करें। मैं हूं राहुल पांडे, सिविल इंजीनियरिंग इंफ्रास्ट्रक्चर से। हम फिर मिलेंगे अगले प्रैक्टिकल इंजीनियरिंग लेक्चर में। तब तक सीखते रहिए, समझते रहिए और इंजीनियरिंग को प्रैक्टिकल तरीके से एक्सप्लोर करते रहिए। धन्यवाद।